हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कहानी में सिंड्रेला को एक प्रिंस आकर अपने साथ ले गया था और इसी कहानी के बारे में हमें हमारे ड्रामे की सिंड्रेला बता रही थी। ड्रामे की सिंड्रेला का नाम है यूना। एक्चुअली वो खुद को सिंड्रेला के रूप में फिट फील करती थी क्योंकि उसकी भी एक स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर थी जो कि हमेशा उस पर जुल्म करती रहती थी। लेकिन उसे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि आजकल के दौर में भी कोई प्रिंस होते हैं। वो यही कहने लगती है कि आजकल के बॉयज तो बहुत मीन हो चुके हैं, इसलिए प्रिंस को तलाश करना बेवकूफ़ी है। सिंड्रेला को चाहिए कि वो खुद को ही एम्पावर करें और किसी और पर डिपेंड करने की बजाय वो अपने सपने खुद ही पूरा किया करें। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूना इस टाइम पर बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स कर रही थी। एक्चुअली वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, लेकिन अब वो पास आउट होकर कॉलेज में जाना चाहती है और यही है उसका सपना। और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो आजकल अपनी सेविंग्स इकट्ठी कर रही होती है। यहाँ पर एक दफा वो डिलीवरी देने कहीं गई हुई थी कि वो एक लड़के को कुछ बॉयज से फाइट करते हुए देखती है और उसके बाद वो उनसे एक बैग छीन कर चला जाता है। अब उसके अंदर का भी हीरो जाग उठा था। उसे लगता है कि ये कोई चोर है और वो अपनी बाइक पर उसका पीछा करने लगती है, लेकिन इन दी एंड वो देखती है कि एक्चुअली वो लड़का कोई चोर नहीं था बल्कि वो तो हीरो था और एक लड़की को उसका चुराया हुआ पर्स वो वापस दे रहा था। और ये लड़का होता है हमारे ड्रामे का मेन लीड जिसका नाम है जीवॉन। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं ड्रामे के एक और मेन लीड को और उसका नाम है ह्योमिन। ह्योमिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था और उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड देख लेती है जिसका नाम हेजी है। और यहाँ पर हेजी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि नई वाली उसी की ही अपनी फ्रेंड थी। और इसी बात से हमें पता चलता है कि एक्चुअली ह्यूमन एक बहुत ही अमीर फैमिली का बिगड़ा हुआ लड़का है और वो गर्लफ्रेंड्स को बिल्कुल कपड़ों की तरह से बदलता है। और यहीं पर ही जीवॉन भी पहुंच जाता है और जीवॉन आकर ह्यूमन से लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। एक्चुअली ये दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये कजन ब्रदर्स हैं और इनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। जहाँ पर भी वो आमने सामने आते हैं जरूर एक दूसरे से लड़ाई करके ही जाते हैं। आज ह्यूमन जीवॉन को ताना भी देता है, कहता है कि तुम पता नहीं कहां से ट्रैश की तरह से हमारी फैमिली में उभर के आ गए। और इसी बात से हमें ये मालूम पड़ता है कि जीवॉन स्टार्ट में उसकी फैमिली में नहीं था, लेकिन बहुत अरसे बाद पता चला था कि वो उसके एक चाचू का बेटा है। उनकी लड़ाई के बाद ह्यूमन वहां से चला जाता है और यहाँ पर जीवॉन हेजी को कहता है कि प्लीज इससे दूर रहना वरना ये तुम्हें दुखी ही करेगा, तुम्हारा मैन में टेस्ट बहुत खराब है। दूसरी तरफ हमें हमारी सिंड्रेला यानी कि यूना को दिखाते हैं। बहुत सारा काम करने के बाद बेचारी जब घर लौटती है तो घर पर मम्मी और सिस्टर दोनों खाना खा रही थीं। उसे भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो उससे अपनी डिशेस वॉश करा लेती थी लेकिन उसे खाना नहीं देती थी। वो बेचारी अपने छोटे से स्टोर रूम वाले कमरे में चली जाती है और अपने लिए एक और पार्ट टाइम जॉब तलाश करते हुए वही स्नैक्स खा रही थी जो कि वो अपने स्टोर से लेकर आई थी और आज ही एक्सपायर हो जाने थे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं हमारे ड्रामे के तीन हीरोज जो कि अपनी अपनी स्पोर्ट्स कार पर एक ही जगह जा रहे थे। और वो पॉइंट ये था कि उन्हें दादाजी ने एक जगह पर बुलाया हुआ था। वैसे तो उन तीनों का आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब उनको धमकी मिलती है कि उनके क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे तो वो सोचते हैं कि जाना तो पड़ेगा ही। एक्चुअली मीटिंग तो उनकी दादाजी के मैनेजर से थी। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि दादाजी के मैनेजर ने उनको यही इन्फॉर्म करना है कि दादाजी बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि तुम तीनों आपस में भाइयों की तरह मिलकर क्यों नहीं रहते, एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करते, आपस में बना के रखा करो क्योंकि तुम लोग ही फ्यूचर में हायर्स हो उनके बिजनेस के। और उनको एक और बात भी पता चलती है और वो ये थी कि उनके दादाजी अगले हफ्ते अपनी 5वीं शादी करने वाले हैं और वो भी एक ऐसी लेडी से जो कि उनकी मम्मी की उम्र की होगी। उन तीनों को ऑब्लाइग किया था कि शादी में जरूर आना है, लेकिन वो तीनों ही इनकार करके चले जाते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। अब से दादाजी ने जीवॉन को भी वहीं पर ही शिफ्ट करा लिया था जो कि उनका घर था, उसे स्काईलैंड वो बोलते थे। यहाँ पर उनके तीनों पोते वो चाहते थे कि एक ही छत के नीचे रहे और भाई भाई बनकर। लेकिन यहाँ पर दोबारा से जीवॉन और ह्यूमन का आमना सामना हो जाता है और ह्यूमन उसे दोबारा से बातें लगाने लगता है कि तुम तो सर्वेंट लगते हो शक्ल से, पता नहीं कहाँ से हमारी फैमिली में टपक आए हो। और तो और वो मैनेजर से भी पूछने लगता है कि जब मेरे चाचा जी इतने साल पहले ही मर चुके थे, पता नहीं कहाँ से उनका बेटा आ चुका है।
क्या तुमने अच्छे से डीएनए टेस्ट तो कराया था ना? और मैनेजर कहता है कि ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये दादाजी के खून से ही है। अब वो यहाँ पर जीवोन को बातें भी लगाता है कि पता नहीं तुमने हाई स्कूल पास किया भी है कि नहीं, कहाँ पर पले बड़े इतने साल। और वो बहुत गर्व से जवाब देता है कि मैं ऑर्फनेज में रहा और हाई स्कूल से निकाला गया। और फिर उसके बाद कांग ग्रुप के चेयरमैन की एंट्री होती है, जो कि है दादाजी। और दादाजी आज यही कह रहे थे कि उन तीनों में से मैंने परखना है कि किसको मैं अपनी कंपनी सुपुर्द करके जाऊंगा। लेकिन मैनेजर कहता है कि मुझे देखकर लग रहा था कि उन तीनों में से कोई भी आपकी शादी में नहीं आने वाला। वो सैड तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि उनसे बोलना कि एटलीस्ट एक दफा शादी पर अपनी शक्ल दिखाकर चले जाएं, वरना लोग बहुत बातें बनाएंगे और मैं भी सैड हो जाऊंगा। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली जीवॉन पहले एक वर्कशॉप पर काम किया करता था और आज भी वो वहीं पर ही खड़ा हुआ था। उसका मन वहां पर पूरी तरह से लगा हुआ था क्योंकि उसके फ्रेंड्स वहां पर थे। यहाँ वो देखता है कि उसके वर्कशॉप वाले अंकल से एक ब्लॉगर बदतमीजी कर रहा था, तो अपनी स्पोर्ट्स कार जाकर उसकी कार में ठोक देता है और उसे अच्छे से सबक सिखाता है, ये कह कि अगर आइंदा मेरे अंकल से बदतमीजी करी तो इस कार की तरह का हशर मैं तुम्हारे हाथों पैरों का कर दूंगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाते हैं तीसरे भाई को, जो कि है सेओवू। वो एक सिंगर है और अपनी ही लाइफ में मस्त रहता है। उधर ह्योमिन को आज उसकी एक और एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है, जो कि उससे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ब्रेकअप करने की। और फिर जाते जाते कहती है तुम अपनी हर एक्स गर्लफ्रेंड को एक विश ग्रांट करते हो, और विश ग्रांट करते हुए वो उससे उसकी महंगी गाड़ी लेकर चली जाती है। अब तक ह्योमिन पता नहीं कितनी इस तरह की गाड़ियां खो चुका था। ह्यूमन लगता है कि मिजाज में अपने दादाजी पर गया था, क्योंकि दादाजी भी लगता है बहुत दिल फेंक थे। ये उनकी 5वीं शादी थी और उनकी होने वाली मिसेस को दिखाते हैं, और वो मिसेस लगता था कि किसी एजेंडा के साथ उनसे शादी कर रही है, और वो यही बोल रही थी कि उनके ग्रैंडसन्स उनको तो मैं दूध में से मक्खी की तरह बाहर फेंक दूंगी, शादी होते ही मेरा आधा काम हो जाएगा। उधर ह्यूमन बहुत गुस्से में था और सोचने लगता कि इस उम्र में दादाजी शादी कर रहे हैं, थोड़े दिनों तक मेरा एक छोटा सा बेबी अंकल भी, हमारी फैमिली ट्री कितनी कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। और उसके फ्रेंड्स उससे मजाक करने लगते हैं कि तुम शादी पर कौन सी अपनी गर्लफ्रेंड लेकर जाओगे। तो वो बोलता है कि इस बार में नेक्स्ट जो गर्ल अंदर एंटर होगी, मैं चैलेंज करता हूँ कि उसे ही अपने साथ इस पार्टी में लेकर जाऊंगा। उन्हें लगा था कि कोई बहुत सुंदर सी लड़की आएगी, लेकिन यहाँ पर एंट्री हो जाती है हमारी सिंड्रेला की, जो कि रेन कोट पहने वहाँ पर पिज्जा डिलीवर करने के लिए आई थी। अपनी पहली झलक में वो बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, लेकिन यहाँ पर वो जिनके लिए पिज्जा लाई थी वो उसे बुली करने लगते हैं कि हमने कहा था सबसे प्रिटी गर्ल आई डिलीवरी के लिए, और तो वो पिज्जा फेंक देते हैं और पेमेंट करने से भी इनकार कर देते हैं। यहाँ पर सिंड्रेला का वो दूसरा रूप देखते हैं। यूना फुल गुस्से में आ जाती है और उनमें से एक लड़के को वो इतना मारती है कि लगता है उसे अपनी नानी याद आ जाएगी, और उसका इतना दबंग सा रूप देखकर ह्यूमन एक दफा फ्लैट हो जाता है। एक्चुअली उसे इंटरेस्टिंग चीजें बहुत पसंद थी और उसे लग रहा था कि ये लड़की साइको है और इंटरेस्टिंग भी, बहुत मजा आने वाला है। अब वो उनसे माफी भी मंगवाती है और बिल भी लेकर जाती है। यूना जैसे ही घर जाती है तो देखती है कि स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर बहुत सैड बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी बेटी कॉलेज में एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो चुकी थी यहाँ पर, और खुद अपना रोल नंबर डालकर चेक करती है। स्टेप मॉम को तो हंसी आ रही थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ये कहाँ से एडमिशन लेगी, लेकिन वाकई उसकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल रही थी। ये देखकर तो स्टेप सिस्टर और स्टेप मॉम का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन वो ये सोचकर खुश थे कि ये कौन सा फीस के पैसे भर सकेगी। उधर हमें दिखाते हैं दादाजी को, जो कि आज स्काईलैंड आते हैं। वहां पर वो बटलर को तलाश कर रहे थे। घर का तो बुरा हाल था और उसके साथ साथ बटलर को उनके पोतों ने दीवार पर टेप से चिपका कर रखा हुआ था। वो नीचे उतरते ही कहता है कि मैं ये जॉब क्विट करता हूँ, आपके बेटे बहुत शैतान हैं। अब दादाजी सोचने लगते हैं कि यहाँ पर इनके साथ कोई ऐसा स्ट्रिक्ट इंसान रखूं जो इनको सुधार कर रखे, लेकिन ऐसा बंदा उन्हें कहाँ से मिलने वाला है। उधर ह्यूमन आज जाता है यूना की शॉप पर और उससे कहने लगता है कि 3 घंटे के लिए अगर तुम मेरे साथ एक जगह पर चलो तो तुम्हें इसके बदले मैं 2 मिलियन दूंगा। इतने पैसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसे विश्वास दिलाने के लिए वो उसका पूरा का पूरा स्टोर उसी टाइम पर खरीद लेता है। ये देखकर यूना काफी खुश भी हुई थी, लेकिन सरप्राइज्ड भी। वो जाते जाते उसके हाथ पर अपना नंबर भी लिख कर गया था। दूसरी तरफ हमें हेजी को दिखाते हैं। वो अपना एक ड्रेस खुद ही डिजाइन कर रही थी। वो चाहती थी कि वो पार्टी में ह्यूमन के साथ जाए
और सबसे सुंदर भी दिखे। लेकिन यहाँ पर उसे कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू पता चल जाता है कि ह्यूमन एक और लड़की को इस पार्टी में लेकर आ रहा है। जबकि हमें जी वॉन को दिखाते हैं, वो आज स्टोर पर आता है और कुछ फास्ट फूड बाय करता है अपने वर्कशॉप वाले फ्रेंड्स के लिए। लेकिन वो अपना वॉलेट पीछे ही भूल गया था। जैसे ही वो लेने के लिए जाता है तो अपने वर्कशॉप वाले फ्रेंड्स की बातें सुन लेता है, जिन्हें उसके सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब थी। वो उसे अब अपना फ्रेंड भी नहीं मानते थे और ये समझते थे कि वो एक आउटसाइडर है और उसे अपने फ्रेंड्स पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चाहिए। ये सुनकर वो अंदर ही नहीं जाता बल्कि दुखी होकर वहीं से बाहर निकल जाता है। यहाँ पर यूना उसके पीछे पीछे आती है और कहती है कि आपने वो खाने का बिल नहीं दिया। वो वादा करता है कि मैं कल दे दूंगा, लेकिन यूना को उस पर एतबार नहीं था। वो अपनी घड़ी उतार कर उसे देता है, लेकिन वो लेने से इनकार कर देती है और कहती है कल पैसे लेकर आना। यूना बेचारी बहुत अकेला फील करती थी। वो अपनी मम्मी का सपना पूरा करना चाहती थी कि वो एक टीचर बने, और साथ ही साथ उसे 6 महीने हो गए थे अपने डैड से मिले, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे। कल उसकी मम्मी की डेथ एनिवर्सरी थी, तो वो सोचती है कि डैड के साथ जाएगी, लेकिन डैड तो बहुत बिजी थे। अब वो जैसे ही जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी की अस्थियों के लिए यहाँ पर पेमेंट नहीं दी गई थी। इतने सालों से पेंडिंग थी, इसलिए अस्थियां उठाकर उन्होंने स्टोर रूम में फेंक दी हैं। ये सुनकर वो बहुत दुखी हो जाती है और काफी शोर भी मचाती है। वहीं पर ही जी वॉन भी उसे देख लेता है। उसकी मम्मी की अस्थियां भी बिल्कुल वहीं पर पड़ी हुई थी। अब जी वॉन ने पहली दफा यूना को जिस हाल में देखा वो बहुत वीक और उसके सैड मोमेंट्स थे। यूना को यहाँ पर पैसों की जरूरत थी और वो सारा रास्ता परेशान बैठी रहती है। उसके पास 4 मिलियन थे फीस के, लेकिन वो सोचती है कि मम्मी की अस्थियां ज्यादा जरूरी हैं। मैं पहले 1 और मिलियन इकट्ठा करके यहाँ पर पे करूंगी और उसके बाद कोई और जुगाड़ लगाऊंगी, नहीं तो एडमिशन अगले साल करा लूंगी। अब उस बेचारी को पैसों की इतनी जरूरत थी कि वो तुरंत ही कॉल कर देती है ह्यूमन को, जो कि अपनी लग्जरी कार पर उसे लेने के लिए पहुंच जाता है और उससे कहता है कि ऑफर अभी भी वैलिड है। वो कहती है ठीक है, पूरे 3 घंटे, और उसके बाद जैसे ही डेट चेंज होगी मैं तुम्हारी सिंड्रेला नहीं बनने वाली। अब यहाँ पर ह्यूमन उसे बताने लगता है कि तुमने सबके सामने यही प्रिटेंड करना है कि तुम मेरी फियांसी हो। एक्चुअली मेरे दादाजी की डेथ होने वाली और मरने से पहले वो मुझे किसी के साथ हुक्ड अप देखना चाहते हैं, ये उनकी लास्ट विश है। ये सुनकर वो मान जाती है और खुद भी सैड हो जाती है। बेचारी इमोशनल सी लड़की थी। अब वो गाड़ी में भी उसके करीब होने की कोशिश करता है कि थोड़ी एक्टिंग तो करो ताकि हम रियल लगे, लेकिन वो बोल देती है कि फासला रखो, जब करना होगा तब कर लूंगी। अब फाइनली वो लोग वेन्यू में पहुंच चुके थे और यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले भी मौजूद थे, जो कि देखते हैं कि ह्यूमन अपने साथ एक स्कूल गर्ल को लेकर आया है, लेकिन वो बहुत गर्व से उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। और उसके बाद आया था सेवू, जिसके सारे लोग वैसे ही बहुत वेट कर रहे थे क्योंकि वो तो एक सुपरस्टार था। जीवॉन आ तो रहा था लेकिन अपनी बाइक पर, और उसे वैसे भी मीडिया अपीयरेंस ज्यादा पसंद नहीं थी। और अंदर ह्यूमन उसने अपनी नकली फियांसी के लिए सारी तैयारी करी हुई थी और वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा है, तुरंत ही रेडी हो जाओ। और हेजी को जब पता चलता है कि इसकी नई फियांसी आ गई है तो वो बहुत सैड हो जाती है क्योंकि वो ह्यूमन से सच्चा प्यार करती थी। उधर यूना जिस कमरे में जाती है ड्रेस चेंज करने के लिए, वहीं पर ही सेवू भी बैठा हुआ था, जो कि उसे देख लेता है। और यहाँ पर गलती से उन दोनों के फोन्स भी एक्सचेंज हो गए थे क्योंकि सेवू जल्दी में फोन उठाकर उस कमरे से निकलने वाला था। लेकिन उससे पहले ही यूना रेडी होकर बाहर आ जाती है और उसके स्नीकर्स को उतार कर हमारा हीरो उसे सिंड्रेला की तरह के शूज भी पहनाता है अपने हाथों से। अब फाइनली ग्रूम की और ब्राइड की एंट्री होती है, लेकिन जहाँ से दादाजी आ रहे थे बिल्कुल उनके ऑपोजिट, उनके मुकाबले में चलता हुआ ह्यूमन पहुंच जाता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। लेकिन इस तरह से उनका मुकाबला करना यूना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो उसे कैरी करता हुआ अपने साथ ले जाता है। अब दोनों कपल आमने सामने खड़े हुए थे और ह्यूमन ने तो शुरू से ही माइंड बनाया था कि उसने दादाजी की वेडिंग पार्टी को क्रैश करके रखना है। अब वो सबसे अपने फियांसी को इंट्रोड्यूस कराता है और कहने लगता है कि अगर आप इस मंच पर खड़े हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं अपनी फियांसी के साथ। वो दादाजी से इतनी रूडली बात कर रहा था कि यहाँ पर यूना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहने लगती है कि इनसे तुरंत ही सॉरी बोलो। वो इनकार करता है तो वो उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है और उसे दादाजी के कदमों में गिरा देती है। जब तक वो सॉरी नहीं बोलता वो उसे ऊपर नहीं उठने देती। और यहाँ पर सीन क्रिएट हो गया था खुद ह्यूमन का ही कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत रिबेलियन टाइप की है और दादाजी को यूना पहली नजर में बहुत पसंद आ गई थी।
लेकिन जीवॉन, उसने तो इस लड़की को देखते ही पहचान लिया था। वो समझ गया था कि इसे आज दिन में ही पैसों की कितनी जरूरत थी, इसीलिए इसने सारा कुछ किया है। वो उसके मुंह पर पैसे दे मारता है। तो यहाँ पर पहले तो जीवॉन की और ह्योनमिन की लड़ाई हो जाती है, और उसके बाद यूना भी वही पैसे लेकर जाती और जीवॉन को कहती है कि अगर आइंदा तुमने मुझसे बदतमीजी की कोशिश की तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब फाइनली आधी रात हो चुकी थी और ये सिंड्रेला के वापस जाने का टाइम था। अब वो सारे उसके दिए हुए कपड़े और उसकी चीजें वहीं पर ही उतारती है, इवन कि वो जाते जाते जूते भी उसकी तरफ फेंक कर जाती है। जबकि जीवॉन, उसे हाईजी के लिए बहुत बुरा लग रहा था और वो उसे यही समझाता है कि तुम उसे दिल से क्यों नहीं निकाल देती, वरना हमेशा दुखी रहोगी। अब थोड़ी ही देर बाद पता चलता है ह्योनमिन को कि ग्रैंडपा को सब पता चल गया था। उन्होंने मैसेज भेजा था कि फेक गर्लफ्रेंड के बदले मैं तुम्हें एक प्रेजेंट देता हूँ रियल गर्लफ्रेंड का, और के ग्रुप की डॉटर के साथ उसने ब्लाइंड डेट पर जाना था। लेकिन ह्योनमिन को काफी गुस्सा आता है कि मैं अरेंज मैरिज कभी नहीं करूंगा। जबकि दादाजी अपने मैनेजर को कह देते हैं कि वो यंग लड़की यूना जो शादी में आई थी फेक गर्लफ्रेंड बनकर, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास लेकर आओ। उधर स्टेप सिस्टर भी नेक्स्ट डे जब न्यूज देखती है तो उसे लगने लगता है कि जैसे ह्योनमिन के साथ कोई और लड़की नहीं बल्कि उसकी अपनी छोटी सिस्टर यूना है। लेकिन फिर वो इग्नोर कर देती है कि उसकी कहाँ औकात ऐसी जगहों पर जाने की। एक्चुअली स्टेप सिस्टर का हमेशा से ह्योनमिन पर बहुत क्रश था। उधर दादाजी के पास यूना का सारा बायोडाटा पहुंच चुका था कि वो किस तरह से एक स्ट्रगलिंग लाइफ गुजार रही है एक स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के साथ। उसके डैड हमेशा शहर से बाहर ही रहते हैं और उसकी मम्मी की छोटी उम्र में ही डेथ हो गई थी। दादाजी कहते हैं कि इस लड़की को पैसों की जरूरत है और मुझे किसी ऐसे इंसान की जो कि मेरे पोतों को सुधार सके। बस ठीक है, इसे ही मैं हायर करूंगा स्काईलैंड में काम करने के लिए। तो मैनेजर पहुंच जाता है दादाजी की ऑफर लेकर। अब दादाजी की यूना के साथ मीटिंग थी, वो उसे स्काईलैंड दिखाते हैं। एक्चुअली वो एक मास्टरपीस था, इतना लग्जरी घर उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। वो पूछती है कि यहाँ कौन रहता है, तो पता चलता है कि उनके तीनों बिगड़े हुए पोते इसी घर में एक छत के नीचे वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। दादाजी कहते हैं कि मेरे पोते ह्यूमन बीइंग्स कम और शैतान ज्यादा हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उन्हें सुधार सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये टास्क देता हूँ। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, अगर तुम यहाँ जॉब करो तो इसके बदले मैं तुम्हारी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाने को तैयार हूँ। तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन मेरी जिम्मेदारी होगा। उधर ह्योनमिन को आज ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ता है, लेकिन वो गर्ल उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उसे अवॉइड करने के लिए वो वहाँ से गुजरती हुई हेजी का फायदा उठाता है और उसे किस कर लेता है। अब वो ये जानबूझकर कर रहा था ताकि उस ब्लाइंड डेट वाली लड़की को खुद ही रिजेक्ट करने पर मजबूर कर सके कि उसकी पहले ही एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन हेजी ये देखकर काफी दुखी हो जाती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा मिसयूज किया। लेकिन वो बोलता है फ्रेंड्स ही तो फ्रेंड्स के काम आते हैं, फ्रेंड तो मेरी अभी भी हो। उधर यूना को पता चलता है कि उसका फोन कल रात एक्सचेंज हो गया था, तो वो तुरंत ही जाती है उसी वेन्यू पर, लेकिन वहां पर कोई उसे अंदर घुसने की इजाजत ही नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर जीवॉन उसकी हेल्प करता है और उसे अपने साथ अंदर ले जाता है। अब वो इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ पर ना तो उसका स्कूल यूनिफॉर्म है और ना ही फोन। अब बाहर जाकर यूना जीवॉन से कहती है कि आज तुमने मेरी हेल्प करी, एक दिन मैं भी तुम्हारा बदला चुकाऊंगी तुम्हारी कोई हेल्प करके। अब थोड़ी देर बाद वो जैसे ही घर पहुंचती है तो पता चलता है कि मीडिया वाले रिपोर्टर सारे उसे तलाश करते करते उसके घर तक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर शॉक्ड रह जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वो ही गर्ल ह्योनमिन की फियांसी बनकर वहां गई थी। अब सबसे पहले तो वो उस पर बहुत चिल्लाती हैं, गुस्सा करती हैं, उसे घर से निकालने की भी धमकी देती हैं। लेकिन उन्होंने फैसला कर दिया था कि कल डैड आएंगे और किसी तरह इसे यहाँ से निकलवा के ही रहेंगी। उधर जीवॉन घर वापस नहीं आ रहा था तो ग्रैंडपा ने उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स हर चीज ब्लॉक कर दी थी। उसे मजबूर कर रहे थे कि वो घर वापस आए। अब वो बेचारा चुपचाप एक जगह सिनेमा में मूवी देखने चला जाता है और यहीं पर ही यूना भी आई हुई थी। वो उसके पास जाता है और उससे कहने लगता है क्या एक फेवर करोगी, तुमने कहा था ना बदला चुकाऊंगी, तो प्लीज मुझे खाना ही खिला दो। तो वो उसे अपने साथ कन्वीनियंस स्टोर पर लेकर जाती है और उसे खाना खिलाती है क्योंकि उस बेचारे के पास कोई पैसे नहीं थे। वो सोचने लगती है कि इस जैसे अमीर लौंडों के साथ भी इस तरह के काम होते हैं। उधर सेव जैसे ही अपने कॉन्सर्ट से फारिग होता है तो यहाँ पर उसे पता चला था कि उसका फोन किसी से एक्सचेंज हो गया है। तो अब यूना ने भी अपने नंबर पर कॉल मिलाई थी। यहाँ पर उसने यूना के फोन पर एक मैसेज भी पढ़ लिया था जो कि उसकी सिस्टर की तरफ से था। उसमें उसे काफी सारी गालियां दी हुई थी और पता चल रहा था कि वो उसे कितना बुरा बर्ताव करते हैं। वह इतने में वो लोग फोन तो एक्सचेंज कर ही लेते हैं।
लेकिन यहाँ पर उसने नोटिस किया था कि इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा स्वीट सिर्फ वो ही होने वाला है। अब नेक्स्ट डे दोबारा से यूना के पीछे मीडिया पड़ जाता है, लेकिन ह्योमिन उसे बचाकर वहां से ले जाता है। वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि एक रात का ये नाटक मेरे गले ही पड़ जाएगा। तो वो उससे बोलने लगता है कि ये नाटक सच भी हो सकता है, अगर तुम रेडी हो तो रियल की फियांसी बन जाओ। दूसरी तरफ हमें जी वॉन को दिखाते हैं। वो अपनी वर्कशॉप जाता है तो पता चलता है कि कोई भी उससे सीधे मुंह बात करने को तैयार नहीं। मालूम पड़ता है कि दादाजी ने उनको धमकाया है, अगर यहाँ पर जी वॉन को रखा तो वो उनका बिजनेस बर्बाद कर देंगे। अब जी वॉन मैनेजर से कहने लगता है कि इस तरह से वो मुझे जबरदस्ती घर में तो बुला लेंगे, लेकिन मैं एक्सेप्ट कभी नहीं करने वाला। उधर यूना भी अपने घर जब वापस जाती है तो पता चलता है कि डैड घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर स्टेप मॉम बार बार यूना के खिलाफ बातें कर रही तो उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूना भी डैड को सच्ची कहानी सुनाने लगती है कि मॉम उसको अच्छा ट्रीट नहीं करती। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि आखिर मैं आपकी बेटी हूँ, रियल वाली। लेकिन डैड को भी गुस्सा आ जाता है, मम्मी ने उन्हें बहुत भड़काया हुआ था। वो इन दी एंड ये भी कह देते हैं, तुम्हारी मम्मी ने मेरे साथ चीट किया था, तुम तो मेरी बेटी ही नहीं हो। एक थप्पड़ भी उसे दे मारा था। अब यहाँ से उन्होंने उसे घर से निकाल दिया था। अब बेचारी यूना के पास ना तो पैसा था ना ही रहने की कोई जगह। तो वो तुरंत ही कॉल करती है और कहती है कि मुझे मिस्टर चेयरमैन की ऑफर एक्सेप्ट है। अब फाइनली यूना जैसे ही स्काईलैंड में पहुंचती है तो वहीं पर ये तीनों बॉयज की भी उसी टाइम पर एंट्री हुई थी और उसे वहां पर मैनेजर के थ्रू सबसे स्ट्रिक्ट रूल पता चलता है और वो ये था कि यहाँ पर डेटिंग बिल्कुल अलाउ नहीं। बेचारी यूना आज बहुत सैड थी। उसकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो गया था। उसे शक होने लगता है। वो सोचती है क्या वो वाकई मेरे रियल डैड नहीं है या फिर वो झूठ बोल रहे हैं, मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। अब मैनेजर अनाउंस करता है कि यहाँ पर यूना भी उन तीनों लड़कों के साथ रहने वाली है। अब यहाँ पर इससे पहले कि वो बताता कि यूना गर्लफ्रेंड नहीं है ह्योमिन की, वो उसे साइड पर लेकर जाता है और उससे कहता है क्या ये सेफ नहीं है, उसे मेरी फियांसी ही रहने दो, मेरी तो वो नकली वरी रहेगी, हम तो डेट कर नहीं सकते और बाकी दोनों उसके करीब नहीं आएंगे मेरी फियांसी समझकर, सो डेटिंग नॉट अलाउड। ये शर्त तो पूरी हो गई। अब बेचारी यूना को दिखाते हैं। वो काफी भूखी थी और यहाँ पर जब मैनेजर को पता चलता है कि उसने सारा दिन से कुछ नहीं खाया तो वो कहता है मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। और उस वक्त वो बहुत हैंडसम लग रहा था जब वो अपने हाथों से यूना के लिए एक डिलीशियस सा डिनर तैयार करता है और जिस तरह से वो खा रही थी वो काफी खुश नजर आ रहा था। उधर आज ह्योमिन आता है और यूना से कहने लगता है कि यहाँ पर सबके सामने मेरी फियांसी बन के रहना, ऐसे तुम सेफर रहोगी। और वो उसे एक पंच दे मारती, लेकिन उसी टाइम पर ह्योमिन एक हीरो की तरह से उसे संभाल लेता है और कहता है कहा था ना तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। ये सुनकर वो शर्मा तो गई थी, लेकिन वहां से चली जाती है कि दफा हो जाओ। और तो और जीवोन तो जब भी उसे देखता था उसे यही कहता ना कि अब इस टास्क के कितने पैसे लेकर आई हो। बस पूरे घर में एक मैनेजर बहुत स्वीट था और दूसरा सिर्फ वो। अब यहाँ पर यूना का पहला दिन था और इतने नरम से बिस्तर पर उसे नींद नहीं आ रही थी तो हमेशा की तरह नीचे फर्श पर जाकर सो जाती है, अपनी आदत से मजबूर थी। एक्चुअली जीवोन कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया था कि उसने सारी जिंदगी एक और तरह से गुजारी और अब एक अलग पहचान में। वो सोचने लगता है कि मेरे डैड पता नहीं कैसे इंसान थे, उन्होंने मेरी मम्मी को आखिर क्यों छोड़ दिया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूना उठती है तो अपने आजू बाजू के कमरे चेक कर रही थी कि किस किस का है। पता चलता है कि वो दोनों तरफ से गिरी हुई है, एक तरफ जीवोन है और दूसरी तरफ ह्योमिन है। ह्योमिन के कमरे में झांकती है तो वो तो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। वहां से भाग कर जाती है तो पता चलता है कि जीवोन उससे कह रहा है क्या ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब फाइनली वो डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है। इतने सारे खाने थे लेकिन वहां पर कोई खाने को नहीं आ रहा था। तो मैनेजर कहता है कि तीनों लड़के यहाँ पर कभी खाना ही नहीं खाते क्योंकि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं पसंद करते। और उसी टाइम पर उसे ग्रैंडपा की कॉल आ जाती है। यहाँ पर मिस्टर चेयरमैन ने उसको कॉन्ट्रैक्ट भी भेजा था और इसके साथ साथ उसका फर्स्ट मिशन उसे दे दिया था जो कि ये था कि मुझे अपने तीनों पोतों को एक ही टेबल पर इकट्ठे खाना खाते देखना है। अब उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग मैनेजर जाता है यूना के घर पर और उसने उसका सामान वहां से उठा कर लाना था। अब इतने बड़े जनरल सेक्रेटरी को अपने घर पर आए देख वो दोनों लेडीज तो हैरान ही रह जाती हैं और बस इसी बात से परेशान थी कि स्काईलैंड में यूना का कैसे जुगाड़ लग गया रहने का। अब नेक्स्ट डे से वो आता है। उसे एक्चुअली यूना से बहुत हमदर्दी थी। उसे पता था कि उसकी फैमिली कितनी
कि उसकी फैमिली कितनी मीन है। और यहाँ पर यूना उसे कहने लगती है कि लगता है तुमने मेरे मैसेज पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी इतना बता दूं, जैसी भी है वो मेरी फैमिली है और मैं तो उनके साथ रोजाना बैठकर खाना भी खाया करती थी। और आप कजन्स, आप लोगों के तो औलाद इतने खराब नहीं, तो क्यों ना हम सारे एक दिन इकट्ठे बैठकर खाना खाएं। और इतने बात में पीछे से जीवन गुजरते गुजरते कह देता है कि कभी सोचना भी मत। और ऑफ कोर्स वो प्लान तो वहीं पर ही खत्म होकर रह गया था। तो वो जीवन को मनाने पीछे पीछे जाती है। तो वो स्टोर रूम में गया हुआ था, लेकिन जीवन उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर क्या करने आई हो, क्या मुझे सीड्यूस करना चाहती हो। अब इस बात पर दोबारा से यूना को गुस्सा आ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो पीछे हटती उससे पहले ही जीवन उसे पकड़कर साइड पर कर लेता है और एक रोमांटिक सीन बन गया था। यूना तो गुस्से में वहां से निकल गई थी, लेकिन एक्चुअली जीवन सिर्फ उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, पीछे एक सौ पड़ा था। उधर मैनेजर से गलती से सारा सामान गिर गया था एक आर्टिफिशियल लेक में, जो कि उन्हीं के घर में थी। अब वो अपना सामान उठाने के लिए पानी में कूद जाती है और सारे भाई भी उसे जब ऐसा करते हुए देखते हैं तो वहां पहुंच जाते हैं और उसकी हेल्प करने लग जाते हैं। लेकिन जीवन ने उसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ला कर दी थी, और वो थी जो फ्लावर्स वो अपनी मम्मा के लिए लेकर गई थी। उसे बहुत प्यारे थे। एक्चुअली जीवन रूड तो था, लेकिन मन ही मन में वो बहुत सेंसिटिव इंसान था। अब उसके बाद यूना की एक दफा रास्ते में हेजी से मुलाकात हो जाती है। वो उसे अपने साथ बैठकर कॉफी पीने को कहती है। अब वो उसे यही बता रही थी कि मैं और ह्यूमन बचपन के फ्रेंड्स हैं कि इतने में मैनेजर यून संग पहुंच जाता है, और यून संग के थ्रू जैसे हेजिन को पता चलता है कि आजकल यूना स्काईलैंड में रह रही है, तो बहुत जेलस होती है, तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर यून संग बातों ही बातों में यूना से कहने लगता है कि बॉयज काफी रूड हैं, मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील होता है। लेकिन वो कहने लगती है कि मैं इससे भी ज्यादा रूड लोगों से पहले निपटती आई हूँ, मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरी है, मुझे ये चीजें बॉदर नहीं करती। एक्चुअली यून संग भी यूना की काफी केयर किया करता था। उधर सेओवो ने बैंक बुक देख ली थी घर पर पड़ी हुई यूना की, और उसे पता चलता है कि इसने अपनी सारी की सारी इतने सालों की सेविंग्स अपनी मम्मी के लिए उनकी अस्थियां संभाल के रखने पर खर्च कर दी है। तो उसे काफी सैडनेस होती है। उसे एक्चुअली यूना से दिन ब दिन बहुत हमदर्दी होती जा रही थी, इसलिए वो हमेशा उससे अच्छे से बात करता था। अब ह्यूमन देख रहा था कि उसे यूना बहुत इग्नोर कर रही है, तो वो उसका वही स्कूल यूनिफॉर्म उठा कर ले आता है और कहता है कि मैं इसे काट दूंगा। और यूना बेचारी को फिक्र पड़ी हुई थी कि उसके पास सिर्फ यही एक यूनिफॉर्म है जो उसने अपने ग्रेजुएशन डे पर पहनना है। वो तुरंत ही भागती हुई उसके पास आ जाती है। एक्चुअली ह्यूमन को ये लड़की बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, और उसे जब भी मौका मिलता था वो यूना को बहुत टीज करता था, और उसे ऐसे ही इंजॉयमेंट मिलने लगी थी। अब वो यूना से फ्लर्ट करने लगता है और यूना भी आगे बढ़ती है, लेकिन उसके बाद उसे एक घातक सी चोट देती हुई उससे अपना यूनिफॉर्म छीनने की कोशिश कर रही थी। अब उनकी इसी तरह की फाइटिंग आपस में चल रही होती है कि वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। यहाँ पर ह्यूमन उससे यही कह रहा था कि तुम बाकी गर्ल्स से बहुत डिफरेंट हो। वो दोनों इतने क्लोज थे इस वक्त कि यहाँ पर जीवॉन हेजिन को देखने से रोक लेता ताकि वो हर्ट ना हो, क्योंकि उसे लगा था कि शायद ये दोनों अंदर किस करने वाले हैं। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली किस हुई भी थी इन दोनों की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के सपनों में। असल में तो वो उसे वहां से मारती हुई और अपना यूनिफॉर्म लेकर वहां से जा चुकी थी। अब यूना आज फिर अपने मिशन पर लगी हुई थी कि किसी तरह सारे बॉयज को इकट्ठे लंच पर बुला ले। वो जीवन को बुलाने जाती है तो वो कहने लगता है कि क्या मैं इसी तरह से स्विमिंग करता हुआ बाहर निकल आऊं। ये सब वो उसे तंग करने के लिए कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ, और ये सुनते ही यूना वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन वो दोबारा आती है और उसे इस बात पर लंच करने पर मना लेती है कि वरना मैं तुम्हारा फोन स्विमिंग पूल में फेंक दूंगी। और ह्यूमन तो पहले ही राजी हो गया था उसके साथ इकट्ठे खाना खाने पर, लेकिन जब वो देखता है कि बाकी के दोनों भाइयों को भी उसने बुलाया हुआ है तो उसका भी मूड खराब हो जाता है। वो तीनों कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं हम लोग इकट्ठे खाना नहीं खाते, और वो सिर्फ एक ही सैंडविच उठाकर चला जाता है कि तुम्हारी बात मैंने टाली भी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठ भी नहीं सकता। अब बेचारी का ये वाला प्लान भी नाकाम हो गया था। और फिर यहाँ से जाते जाते जीवन जबरदस्ती से उससे अपना फोन भी छीन कर जाता है, लेकिन इसी बीच वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे। अब वो दोबारा से जाती है तीनों भाइयों के पास और उनसे एक एक गेम खेलकर उन्हें हराती है, और शर्त यही रखी थी इन दिन कि मेरी एक बात मानेंगे, और वो यही थी कि तीनों भाई इकट्ठे खाना खाएं। लेकिन जीवन तो उससे गेम भी नहीं खेलता और उसका प्लान दोबारा से नाकाम हो जाता है। अब उन्होंने एक प्लान सी बना लिया था, और वो ये था कि यूना मैनेजर के साथ मिलकर बड़ा जबरदस्त सा खाना बनाती है, और खुशबू कुछ इस तरह की थी कि तीनों कजन्स को फील हो जाती है कि उन्हीं का फेवरेट खाना बन रहा है। अब वो खुशबू सूंघते हुए कमरों से बाहर निकल आते हैं। अब उनका मन तो बहुत कर रहा था ये डिलीशियस सा खाना खाने को, लेकिन फिर क्या करते, उनकी आना बीच में आ जाती है कि एक दूसरे के साथ बैठकर नहीं खाना।
यहाँ पर वो दोनों मिलकर उन्हें तरसाने की तो बहुत कोशिश करते हैं और इन दी एंड जीवॉन से रहा नहीं जाता। वो आकर टेबल के पास बैठ ही जाता है और लेकिन फिर इससे पहले कि वो कुछ भी मुंह में डालता, ये कहता हुआ वहां से चला जाता है कि आइंदा फिर से इस तरह की गिरी हुई कोई कोशिश ना करना। अब यूना काफी निराश हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उधर हमें जी वॉन को दिखाते हैं। वो सोचने लगता है कि मैं हमेशा इस लड़की से इतना रूड रहता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे स्वीट रहती है, मेरी हेल्प भी करती रहती है, मुझे बार बार इसके ख्याल क्यों आने लगे हैं। और उधर हमें ह्यूमिन को दिखाते हैं। वो अपने दादाजी की भेजी हुई एक और ब्लाइंड डेट पर आज गया हुआ था, लेकिन वो लड़की इतनी आर्टिफिशियल दिखाई दे रही थी कि वो सोचने लगता है कि यूना जैसी कोई दूसरी नहीं हो सकती। ये सारी गर्ल्स मेरे सामने कभी भी अपनी रियल सेल्फ लेकर नहीं आती सिवाय यूना के, और इसीलिए उसे यूना अब सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देती थी। उधर स्टेप सिस्टर ने भी यूना पर नजर रखी हुई थी और वो जब देखती है कि वो वाकई स्काईलैंड में रहती है और इसके साथ साथ ह्यूमिन के साथ घूमती फिरती है, तो वो जलकर बिल्कुल कोयला हो गई थी। आज ह्यूमिन उसे अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाता है, उसे बहुत सारे ड्रेसेस और बैग्स भी ट्राई कराता है और इन दी एंड उसे वो एक ड्रेस में बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। वो उसके लिए यही सिलेक्ट कर लेता है। उधर जी वॉन आज हेजी के पास गया था और वो उसको अपने कोट से कवर भी करता है। एक्चुअली उसे याद था जब वो अपने मुश्किल समय में था तो सबसे ज्यादा हेजी उसकी केयर करती थी और इसीलिए आज वो उसकी करता है। अब वो हेजी को अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है उसका मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन क्या फ्रेश होना था जब वो देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में ह्यूमिन और यूना भी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर वो उन दोनों को भी अपने साथ खाने पर इनवाइट कर लेती है। एक्चुअली ये सारा ह्यूमन का ही प्लान था। उसने जानबूझकर यूना को इतना अच्छा रेडी कराया था और अपने साथ लेकर गया था ताकि वो हेजिन को ये दिखा सके कि वो उससे मूव ऑन कर चुका है और वो भी अपनी लाइफ में किसी और को जगह दे जाए। हेजी बहुत दुखी हो जाती है जब वो देखती है कि ह्यूमन और यूना दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर ह्यूमन की हर बात को देखकर लगता था कि वो अब की दफा रियल में अपनी फियांसी के लिए फॉल कर चुका है। यहाँ पर एक दफा जूस गिर जाता है यूना के कपड़ों में, तो वो चली जाती है वही साफ करने के लिए और यहाँ पर उसके पीछे पीछे जी वॉन भी आ जाता है और उससे आकर कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, और उससे कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम ह्यूमन के साथ सिर्फ इसीलिए हो कि वो तुम्हें महंगे कपड़े और जूते दिला सकता है, वो तो मैं भी दे सकता हूँ, तो क्यों ना तुम मेरी साइड पर आ जाओ। यहाँ पर वो उसे समझाती है कि तुम अपने कजन से इतनी नफरत आखिर क्यों करते हो, तो वो जाते हुए उससे कह देता है कि उसे मेरा कजन मत बोलो और हम कभी भी एक फैमिली नहीं हो सकते। और उधर अकेले में ह्यूमन भी हेजी को यही कहता है कि तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम मूव ऑन कर जाओ, अब मुझे भूल जाओ। ये सुनकर हेजी रोती हुई वहाँ से चली जाती है, लेकिन जी वॉन उसे सैड नहीं देख सकता था, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाता है। यहाँ पर हेजी उससे कह देती है कि अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज ह्यूमन को उस यूना से दूर कर दो। अब यूना जब वापस आती है तो यहाँ पर वो ह्यूमन से यही कहती है कि देखो आज मैंने तुम्हारी हर बात मानी, इसके बदले तुम मुझे एक विश ग्रांट करोगे। यहाँ पर ह्यूमन को लगता है कि कहीं ये मुझे अपने रियल का बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है और इस बात पर यूना उसका बाजू मोड़कर उसे कार के साथ लगा देती है और कहती है कि अपने होश में वापस आओ, ये विश मैं तुमसे कभी भी नहीं मांगने वाली। उधर से वो देखता है कि यूना की सारी डायरी फट गई थी उस दिन पानी में गिर जाने की वजह से। यहाँ पर उसे नजर आता है एक पेज जो फटा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था माई बर्थडे, तो वो हैरान रह जाता है कि ये तो आज की ही डेट है। वो तुरंत ही मैनेजर के साथ मिलकर प्लानिंग करने लगता है कि यूना हमारे लिए इतना कुछ करती है, हम क्यों ना उसे एक बर्थडे विश करें। उधर जी वॉन बार बार यही सोचे जा रहा था कि वो हेजी को दुखी होने से कैसे बचाए। वो यही फैसला करता है कि यूना को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ताकि ह्यूमन को उससे दूर कर सके। और वो आज जी वॉन को एक दफा फ्रिज के सामने खड़े होकर चैलेंज भी कर देता है और कहता है कि तुम आज शाम को कोर्ट यार्ड में आना, तुम्हें कुछ बहुत अमेजिंग दिखाना है। अब यूना जैसे ही वहां पर आती है तो पीछे से जी वॉन आ जाता है और उसे हक कर लेता है। उसे लगा था कि ह्यूमन है, लेकिन उसे यहाँ देखकर वो हैरान रह जाती है और सामने से उसी टाइम पर ह्यूमन भी पहुंच जाता है। एक्चुअली यही सीन तो जी वॉन उसे दिखाना चाहता था, उसे जेलस कराने के लिए। और जी वॉन कह देता है कि मैं तुम्हारी फियांसी को चुराने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर दोनों बॉयज की लड़ाई होती उससे पहले ही बीच बचाव करा देती है यूना। और इतने में वहां पर यून और सेव वो भी पहुंच जाते हैं और उसे कहने लगते हैं सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। और ये देखते ही ह्यूमन एकदम से बात को बदल देता है और कहने लगता है कि ये सब तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए हम लोग एक्टिंग कर रहे थे, और जी वॉन का ऐसा कोई मतलब नहीं था। एक्चुअली वो नहीं चाहता था कि यूना के मन में कोई भी बात आए जी वॉन से रिलेटेड, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी बहुत अट्रैक्टिव था। वेल अब वो सारे इकट्ठे बैठ जाते हैं।
यहाँ पर यूना बहुत खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करी थी। यहाँ पर वो कहती है कि तुम लोगों से मुझे एक गिफ्ट चाहिए, और वो ये था कि वो उनके साथ एक सेल्फी ले लेती है जब वो सारे एक ही टेबल पर इकट्ठे बैठे हुए थे। और इस तरह से फाइनली एक ही टेबल पर इकट्ठे खाना खा के बर्थडे सेलिब्रेट करके उन्होंने दादाजी का मिशन तो पूरा करा दिया था। अब जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद एंड पर यूना बताती है कि आज मेरी बर्थडे तो थी ही नहीं। तो यहाँ पर से वो को पता चलता है कि डेट तो सेम थी, लेकिन जो मंथ वाला पेज था वो फटा हुआ था। अब उस समय जीवन तो वहाँ से उठकर चला जाता है और यहाँ पर यूना सोचने लगती है कि ये ऊपर से जितना भी रूड बने, मन ही मन में ये बहुत सेंसिटिव है, ये बात वो पहचान चुकी थी। अब यही बात ही उनने भी नोटिस करी थी और वो यूना के पास आकर कहता है कि कभी भी अपने दिल को जीवन करिए मत धड़कने देना, नहीं तो तुम हर्ट ही होगी इन दी एंड। और उसके बाद हमें पता चलता है कि दादाजी बहुत खुश हो गए थे क्योंकि यूनसंग हमेशा ही बहुत ज्यादा तारीफ करता था मिस्टर चेयरमैन के सामने यूना की, और ये बात यूना को भी पता चल गई थी। यहाँ पर वो यूनसंग का थैंक्स भी करती है कि तुमने मुझे बोनस भी दिलवाया। वो कहती है उसे कि तुमसे मुझे इतनी केयर मिल रही है जितनी मुझे कभी अपनी फैमिली से भी नहीं मिली। अब नेक्स्ट डे यूना जाती है अपनी मम्मी की अस्थियां देखने के लिए, तो वहीं पर ही वो देखती है तो जीवोन की मम्मी की भी अस्थियां थी और वहाँ पर भी एक फ्लैट रख कर आती है। अब यूना जब वापस आती है तो उसे हाउसमेड के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअली मिस्टर चेयरमैन के तीनों बेटों की एक ही डेथ एनिवर्सरी है। एक ने तो अपनी जान खुद ही ली थी और बाकी दोनों एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनकी डेथ एनिवर्सरी करीब ही है। और ग्रैंडपा भी यही चाहते थे कि वो तीनों बेटे उस पूजा में शामिल हों जो कि अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी पर पहले कभी भी नहीं आए थे। अब मैनेजर तो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन यूना देखती है कि वो लोग साफ इनकार कर देते हैं, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। अब वो दादाजी के पास जाती है और उनसे कह देती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी, बल्कि आपसे वादा करती हूँ कि इनको अपने अपने पिता की पूजा पर जरूर लेकर आऊंगी। अब दादाजी को भी बहुत तसल्ली हो गई थी जब से उन्होंने यूना से बात की थी, और वो यूनसंग को यही कहते हैं कि पता नहीं क्यों मैं इस लड़की पर विश्वास करना चाहता हूँ। इतने साल बीत गए, मेरे पोते कभी भी अपने पिता की पूजा पर नहीं आए, लेकिन मुझे लगता है कि इस साल वो जरूर आएंगे। अब यूना सबसे पहले तो जाती है मुश्किल टारगेट की तरफ, यानी कि जीवॉन के पास। वो फिर से स्विमिंग कर रहा था। पहले तो चेक करती है कि वो वाकई मुझसे झूठ बोलता है या फिर सच। पता चलता है वो तो कपड़े पहनकर स्विमिंग करता था। अब वो जानबूझकर उसे तंग करने लगती है और कहती है कि अगर तुमने कुछ नहीं भी पहना तो क्या हुआ, अभी तो तुमने मुझसे लव कन्फेस किया था कि तुम मुझे चुराना चाहते हो, तो क्यों ना मैं भी तुम्हारी तरह एंजॉय करके देखूं कि कपड़े उतार कर स्विमिंग करना कैसा लगता है। ये कहती हुई वो अपनी शर्ट थोड़ी सी ऊपर करती है और इतने में जीवन इतना शर्माता है कि वहाँ से दौड़ लगा देता है। और यूना सोचती है देखो मुझे छेड़ रहा था, अब खुद कितना ब्लश कर रहा है, बिल्कुल गर्ल्स की तरह। हाँ, वो स्विमिंग के बाद जब शावर ले रही थी तो जीवन वहीं पर आ जाता है और उससे कहने लगता है कि जब मैंने तुम्हारे बारे में कहा था ना कि मैं तुम्हें चुरा लूंगा ह्यूमन से, तो मैं सच कह रहा था। आई मीन इट, बस तुम देखती जाओ कि होता क्या है। ये कहता हुआ वो चला जाता, लेकिन यूना का हार्ट बहुत फ्लटर कर चुका था। और फिर उसके बाद वो जाती है सियोवू के पास और उसे पता चलता है कि एक्चुअली सियोवू बहुत दुखी है क्योंकि उसके डैड जो थे वो ग्रैंडपा की किसी वाइफ के बेटे नहीं थे, बल्कि उनकी मिस्ट्रेस के बेटे थे। और इसी वजह से उसे हमेशा यही लगता है कि मेरे डैड चुप चुप कर जिंदगी गुजारते थे, उनको कभी वो दर्जा नहीं मिला जो कि ग्रैंडपा अपने बाकी बेटों को दिया करते थे। उसने तो अपनी दुख भरी कहानी खोल ली थी और उसे सैड देखकर इसके बाद यूना और कोई बात नहीं कर पाती। अब उसके बाद वो पहुंच जाती है ह्योमिन के पास, लेकिन ह्योमिन तो उससे बात करने की बजाय उससे फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहां से वापस जाना पड़ता है यूना को। अब वो एक दफा सियोवू के कमरे में जाती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने डैड से सच में बहुत प्यार करता है और उनकी फोटो को सामने रखकर उसने एक गाना भी लिखा है उनके लिए और लिरिक्स तो बिल्कुल डैड के लिए सूट करते थे। उसके बाद वो सियोवू से सिर्फ इतना ही कहती है कि प्लीज उनकी पूजा पर जरूर आना अपनी एनिवर्सरी वाले दिन, मुझे लगता है कि वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अब उसके बाद घर पर आ जाती है ह्योमिन की मम्मी और वो जैसे ही देखती है यूना को वहां पर तो उससे कहने लगती है कि मेरे साथ शॉपिंग पर चलो, और फिर सारा दिन नौकर की तरह उससे सारा सामान उठवाती रहती है और शॉपिंग करती रहती है। यूना को बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, वो उनसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और फिर उसके बाद वो उसे अपने साथ खाने पर भी ले जाती है। और यहाँ पर उस वक्त यूना को बहुत बुरा फील होता है जब वो अपने बैग से कुछ पैसे निकाल कर उसे देती है और ऐसा लग रहा था कि जैसे आज का दिन उसे अपना नौकर बनाने के लिए वेजेस दे रही हो। यूना कहने लगती है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मैंने इसलिए ये नहीं किया था।
तो मम्मी कहने लगती है, तुम्हारा और मेरा रिश्ता ही क्या है, क्या समझ रही हो, मैं तुम्हें अपनी बहू बना लूंगी। ऐसे ही ऐरी गैरी लड़कियां कंग फैमिली में शादी नहीं कर सकती। अपनी औकात को पहचानो, इसलिए तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ। और उसी टाइम पर ऊपर से ह्योमिन आ जाता है, जो कि अपनी मम्मी को हाय भी नहीं बोलता बल्कि यूना को वहां से लेकर चला जाता है। अब वो बाहर जाकर उसे डांटता है और कहता है, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी। वो कहती है, वो एक फ्रेंड की मम्मी है, इसलिए मैं उनके साथ बिल्कुल काइंड रह रही थी, नॉर्मली। लेकिन आगे से ह्यूमन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, फ्रेंड माय फुट। एक्चुअली गुस्सा तो उसे अपनी मम्मी पर था, जो उसे मिसबिहेव कर रही थी। लेकिन यहाँ पर यूना को ऐसे लगने लगता है कि जैसे ये मुझे अपना फ्रेंड भी नहीं समझता। वो उससे कहती है, मैं समझ गई, तुम्हारी नजर में मेरी क्या औकात है, सिर्फ एक नौकर की जो तुम्हारे घर में काम करती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूना लेट नाइट घर पर एक्सरसाइज कर रही थी। उसकी तबीयत कुछ बेटर फील नहीं हो रही थी। यहाँ पर जी वॉन आता है, उसे जागा हुआ देखता है तो पहले तो उसे कहता है कि मेडिसिन ले लो, लेकिन जब वो नहीं मानती तो उसे अपने साथ वो बाहर बेंच पर लेकर जाता है और उसका एक पुराने तरीके से कोई ट्रीटमेंट कर रहा था। वो डरती तो बहुत है, लेकिन वो देखती है कि जी वॉन इस काम में बहुत एक्सपर्ट था और यूना को बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रही थी। यहाँ पर वो उसका थैंक्स करती है। इसी बीच वो दोनों एक दूसरे की नजरों में खो गए थे और यहाँ पर जीवॉन के हाथ में यूना का हाथ था। यूना उससे अपना दुख भी शेयर करती है और कहती है, मेरे डैड ने मुझे थप्पड़ मार के घर से निकाल दिया था कि वो मेरे रियल डैड नहीं है। मैं इस वजह से बहुत दुखी हूँ, पता नहीं मैं किसकी बेटी हूँ। जीवॉन कहता है, मैं तुम्हारा दुख क्या समझूंगा, मैंने तो सारी जिंदगी अपने डैड को देखा ही नहीं। उनके मरने के इतने साल बाद पता चला कि मैं इस कंग फैमिली का बेटा हूँ। अब इसी तरह हम बात करते करते थोड़ी देर बाद यूना को भूख लगने लगती है और उसके पेट से बहुत सी आवाजें आ रही थीं। उधर ह्यूमन वो बहुत ज्यादा सैड था। उसे लगता था उसे यूना को मनाना चाहिए, लेकिन उसका नंबर ही नहीं लग रहा था। और यूना उस टाइम पर जीवॉन के साथ उसी कन्वीनियंस स्टोर पर गई हुई थी, जहाँ पर पहले भी एक दफा उन दोनों ने इकट्ठे बैठकर नूडल्स खाए थे। यहाँ पर वो बातों बातों में जीवॉन को इतना कहती है कि बेशक तुमने अपने डैड को नहीं देखा था या उनके साथ समय नहीं बिताया था, लेकिन क्या तुम क्यूरियस नहीं हो, तुम्हारी मम्मी ने जिससे प्यार किया वो इंसान कैसा था। इसलिए सिर्फ अपनी मम्मी के प्यार की ही खातिर उनके मेमोरियल पर, उनकी एनिवर्सरी पर उनको देखने जरूर जाना। अब वहां से वापस आते समय रास्ते में यूना गाड़ी में सो चुकी थी। जीवॉन सुनता है तो वो नींद में बातें कर रही थी, बार बार अपने डैड को मिस कर रही थी। वो सोचने लगता है कि रिश्ते ऐसे भी होते हैं, ये अपने डैड को कितना चेरिश करती है। वेल, जब वो वहां से वापस आए थे दोनों इकट्ठे, तो उसी टाइम पर ह्योमिन उन दोनों को देख लेता है और बहुत जेलस होता है। उसके बाद वो यूना के पास आता है। उसे मनाने के लिए खुद को सॉरी करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता, ईगो बीच में आ जाती है और उसे कहने लगता है, शायद तुम भूल रही हो, इस स्काईलैंड में डेटिंग अलाउड नहीं है और तुम डेट नहीं कर सकती। तो आगे से यूना कहने लगती है कि तुम्हें सबसे क्या मतलब, तुम तो मुझे फ्रेंड भी नहीं समझते। मैं जीवॉन के साथ दोस्ती करूं या फ्लर्ट, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। वेल, अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिस दिन उनके डैड्स की डेथ एनिवर्सरी थी और वो लोग मंदिर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर यूना वेट कर रही थी क्योंकि ग्रैंडपा पहुंचे हुए थे और अब वो बॉयज आएंगे कि नहीं उसे समझ नहीं आ रही थी। वो यून संग के साथ यहाँ पर खड़ी उनका वेट कर रही होती है। ह्यूमिन और सेव वो दोनों की मम्मीज तो वहाँ पहुंच जाती हैं, लेकिन लड़के कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उधर सेव वो जब वही गाना रिकॉर्ड करा रहा था जो उसने अपने डैड के लिए लिखा है, तो उसे पता नहीं क्यों अपने डैड की याद आने लगती है और उसकी मम्मी ने भी बहुत कन्विंस किया था। तो वो सोचता है कि आज वहाँ चले ही जाना चाहिए। जबकि ह्यूमिन वो तो मेनली इस वजह से नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ पर उसकी मम्मी ने पहुँचना था और वो मम्मी को नहीं देखना चाहता था। उसकी मम्मी जब वो छोटा सा था उसे छोड़कर अब्रॉड चली गई थी और उसे ये कहकर गई थी कि तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पोजीशन तुम्हारी है, तुम ही यहाँ के हायर हो। बस तब से उसका अपनी मम्मी से रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और यहाँ पर ह्यूमन को शेफ के थ्रू पता चलता है आज यूना ने कितनी सारी कुकिंग की थी उनके डैड्स की एनिवर्सरी की तैयारी के लिए, और उसने ये भी कहा था कि काश मेरी स्टेप मॉम मुझे कभी अलाउ करती और मैं भी अपनी मम्मी की एनिवर्सरी मना सकती। ह्यूमन ये बातें सुनकर दुखी हो जाता है और उसे भी लगने लगता है कि उसे जाना चाहिए। वेल, अब फाइनली जब यूना बिल्कुल निराश हो चुकी थी तो वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है और वो थी सुपरस्टार की। से वो वहाँ पहुँच चुका था और उसके बाद तुरंत ही दूसरी गाड़ी पहुंचती है जिसमें से ह्यूमन बाहर निकलता है। अब वो खुश हो गई थी कि एटलीस्ट 2 तो पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर यून संग कहता है कि कोई चमत्कार ही होगा अगर जीवॉन यहाँ आ जाए तो। और बस वो नहीं आता और यूना सैड होकर जाती है ग्रैंडपा के पास, उनके सामने अपोलोजाइज करती है कि मैं इस मिशन में फेल हो गई। और फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट कर दी जाती है। यहाँ पर यून संग जब बाहर खड़ा हुआ था तो उसके पास एक पंडित जी आते हैं जो उसे बताते हैं कि पता है
आज सुबह सुबह के टाइम पर जब आप लोग यहाँ पहुंचे ही नहीं थे, तब यहाँ पर कोई आया था और वो जीवोन था जो कि अपने डैड के लिए पूजा करके गया है। यानी कि एक तरह से तो यूना का मिशन पूरा हो गया था। तीनों भाई आज के दिन अपने डैड को देखने के लिए आए थे। जब ग्रैंडपा सैड बैठे हुए थे तो यूनसंग गाड़ी में बैठकर उनको बता देता है कि आज जीवॉन आया था, शायद आपने देखा नहीं। उसके डैड की फोटो के सामने जो फ्लावर था वो वही रख के गया है, आज उसने पूजा में हिस्सा लिया था। लेकिन यूना को तो ये बात पता ही नहीं थी, तो वो अपना मिशन इनकम्प्लीट होने की वजह से स्काईलैंड छोड़कर वहां से जा रही थी। जाते जाते नोट रख कर जाती है कि आई एम सॉरी, मैं नाकाम हो गई। इतने में स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर भी आज स्काईलैंड में आते हैं। बस घर देखने के बहाने वो ये झूठ बोलकर अंदर घुस जाते हैं कि हम यूना से मिलना चाहते हैं, उसे मिस कर रहे हैं। यहाँ पर वो जाती है और ह्यूमन के कमरे में जाकर देखने लगती है कि मेरे क्रश का कमरा कैसा है। लेकिन वहां पर जब वो देखती है कि यूना का ग्रेजुएशन डे का यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है तो वो उसे गुस्से में खराब कर देती है। इतने में ऊपर से यूनसंग पहुंच जाता है और वो कहने लगता है कि हमारी गेस्ट यूना है, आप लोग नहीं, और उनको धक्के मार के वहां से बाहर निकाल देता है। उधर यूना पहुंच जाती है अपनी बेस्टी के पास, लेकिन बेस्टी के पास तो रहने की खुद की बड़ी मुश्किल से जगह थी। तो जैसे ही उसके कैफे में पहुंचती है हेजी, वो देखती है कि दोनों एक दूसरे को जानती हैं, तो बिजी होने की वजह से कह देती है कि मिस हेजी प्लीज एक दिन के लिए इसका ख्याल रख लें। और हेजी वो भी काइंड हार्टेड थी, वो यूना को कहती है तुम चाहो तो मुझे फॉलो कर सकती हो। अब वो उसे अपने साथ लेकर अपने घर आ गई थी। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली हेजी और ह्यूमन दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पर हेजी का एक भाई भी हुआ करता था जिसकी बचपन में ही डेथ हो गई थी। यहाँ पर यूना हेजी को क्लियर कर देती है कि एक्चुअली ये सब कुछ फेक था, मैं कहीं से भी ह्यूमन की फियांसी नहीं हूँ, वो एक प्ले था जो उसने मुझे प्रिटेंड करने को कहा था। और जहाँ तक आपकी बात है, मैं देख सकती हूँ कि आप उसे सच्चा प्यार करती हैं और मुझे बीच में मत लाएं क्योंकि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर हेजी को काफी तसल्ली हो गई थी। यहाँ पर यूना को बहुत फिक्र हो रही थी कि कल उसका ग्रेजुएशन डे है, कोई तो उसके साथ जाना चाहिए। हेजी से रिक्वेस्ट करती है कि आप जरूर आना, और उसने अपने डैड को भी मैसेज करा था कि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, मैं आपका वेट करूंगी। अब नेक्स्ट डे ह्यूमन जब उसके कमरे में जाता है तो उसे पता चलता है कि आज तो यूना का ग्रेजुएशन डे है, उसके कैलेंडर पर लिखा हुआ था। वो जाकर उसका यूनिफॉर्म देखता है तो वो सारा स्पॉइल हो गया था, वो परेशान हो जाता है। जबकि यूना बेचारी अब स्कूल तो चली गई थी, लेकिन उसके पास यूनिफॉर्म ही नहीं था। वो काफी एम्बैरेसमेंट फील करती है। ह्यूमन तुरंत ही पहुंचता है एक टेलर की शॉप पर और उससे कहता है कि जल्दी से जल्दी इस साइज का यूनिफॉर्म रेडी किया जाए, और साथ ही साथ उसे फोन भी कर रहा था, लेकिन उसका फोन ही ऑफ जा रहा था। जबकि घर पर मेड जब देखती है कि यूना का नोट मिलता है उसे, तो वही बात वो यूनसंग को बता देती है, और यूनसंग परेशान हो जाता है। दादाजी को कहता है वो जॉब छोड़कर चली गई है। दादाजी कहते हैं उसने मिशन कंप्लीट किया था, जाओ ढूंढो उसे वापस लेकर आओ। यहाँ पर स्टेप सिस्टर ने अपने स्कूल के फॉरम पर हर तरफ यही बात फैला दी थी कि यूना एक मीन गर्ल है जो कि कंग हाउस में इसलिए रह रही है क्योंकि उसका कंग बॉयज से तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन शायद वो इसके ग्रैंडपा की 6th कॉन्क्यूबाइन है। अब एक तरफ सारे लोग उसे बुरी बुरी नजरों से देख रहे थे और दूसरी तरफ कोई भी एक इंसान उसको ग्रीट करने के लिए वहां पर नहीं आया था। सेओवो को जब यही बात पता चलती है कि वो बेचारी कितनी मुश्किल में है और अकेली है, तो वो तुरंत ही अपनी छुट्टी लेकर वहां पर पहुंचने के लिए आ जाता है। जीवोन को भी लग रहा था कि ऐसे मौका पर यूना को हमारी जरूरत होगी, उसने हमेशा हमारी हेल्प की है, तो वो भी उसके स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। उसी टाइम पर ह्यूमन भी वहां पर उसका यूनिफॉर्म लेकर आ गया था, लेकिन पता चलता है कि यूना को तो कुछ बुली गर्ल्स ने पकड़ा हुआ है जो कि उसे तंग कर रही हैं। अब वो सारे के सारे बॉयज उसे वहां पर तलाश कर रहे होते हैं, और जीवोन वो तो पहले ही लड़ाइयों में सबसे आगे आगे होता है। उसे पता चल जाता है कि यूना किस कमरे में है और बाहर 4-5 बुली बॉयज उसका पहरा दे रहे हैं, तो वो जाता है उन सारों से फाइट करता है। और एंड टाइम पर जब वो लोग यूना की वीडियो बनाने वाले थे उसके कपड़े काटते हुए, वो वहां पर पहुंच जाता है और उसकी सुरक्षा करता है। अब उसी टाइम पर वहां पर ह्यूमन भी पहुंच गया था और वो यूना को अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है, लेकिन यूना यहाँ पर मुड़ मुड़ कर बार बार जीवोन को देखे जा रही थी। और बेचारा सेओवो, उसकी तो वहां पर इतनी सारी फैन गर्ल्स थी कि वो तो बाहर ही फंसा रह गया था। अब जब यूना रिकॉर्डिंग रूम में अपने कपड़े बदल रही थी तो गलती से ये सारा कुछ ऑन एयर चला जाता है कि ह्यूमन उसके पास आता है और उससे अपना लव कन्फेस करता है। वो बोलता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, बाकी सारी लड़कियां मुझे बोरिंग लगती हैं। यूना उससे कहती है कि प्लीज ये सब बंद करो, मैं तुम्हारी फियांसी नहीं, ये नाटक खत्म। लेकिन वो बोलता है कि ये मेरी रियल फीलिंग्स हैं, और उस वक्त सारे के सारे लोग ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट होते सुन लेते हैं।
हेजी बेचारी जो एक दिन के लिए खुश हुई थी, उसका दिल दोबारा से टूट जाता है। जीवॉन हेजी को सैड नहीं देख सकता था, तुरंत ही जाता है और ऑफ एयर कर देता है, लेकिन वो उनकी बातें सुन लेता है। यहाँ पर जीवॉन तो उसे रियल में डेट करने को बोल रहा था, लेकिन आगे से यूना उसे रिजेक्ट कर देती है। उधर से वो बेचारा अपनी फैन गर्ल से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और यहाँ पर जायंग उसकी हेल्प करती है। वो उसे अपना यूनिफॉर्म देती है, जो कि वो पहनकर वहां से बड़ी मुश्किल से भाग जाता है। वेल अब सारा कुछ तो ओवर हो गया था, लेकिन ह्यूमन थोड़ी देर बाद देखता है तो उसकी यही वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें उसने लव कन्फेस भी किया था और रिजेक्ट भी हो चुका था। वेल अब थोड़ी देर बाद हमें सिवो को दिखाते हैं। वो जायंग को तलाश करता है, उसके कैफे पर आता है और उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि जो कुछ भी हुआ था प्लीज किसी को ना बताना। अगर मेरा लड़कियों वाला यूनिफॉर्म पहनने वाली बात आउट हुई तो मेरा इमेज बहुत खराब होगा। और लग रहा था कि यहीं पर जायंग की और सिवो की दोस्ती भी होने वाली है, लेकिन घर में सारे परेशान थे क्योंकि यूना अभी तक वापस नहीं लौटी थी। और हमें ये भी दिखाते हैं कि सिवो ने यूना को माइंड में रखकर कुछ गाने भी लिखे हैं। लेकिन लगता है इन सारे बॉयज में से सबसे ज्यादा अच्छे से कोई जानता था तो वो था जीवॉन। उसे पता चल जाता है कि इस टाइम पर वो कहाँ होगी, तो वो जाता है और उससे मिलता है उसी कैफे पर, उसके साथ बैठकर नूडल्स भी खाता है। और फिर वो उसे ये बताकर अपने साथ ले आता है कि तुम्हारा मिशन इनकम्प्लीट नहीं रहा था। अब फाइनली वो स्काईलैंड में वापस आ गई थी और ना सिर्फ घर वाले लड़के बल्कि वहाँ के सर्वेंट्स भी खुश हो गए थे। यहाँ पर यूना को पता चलता है सिवो के थ्रू कि ह्यूमन कितना अपसेट है। उसके रिजेक्ट होने की वीडियो वायरल हो गई है, इसी वजह से वो मुंह छुपाए फिर रहा है, कमरे से बाहर भी नहीं निकल रहा था। और हमें ह्यूमन को दिखाते हैं, वो तो बेचारा बिल्कुल देवदास बन गया था। उसे लगता था कि वो बाहर निकलेगा तो लोग उसे पकड़ लेंगे और शेम शेम बोलते रहेंगे। लेकिन इसी बीच जब ह्यूमन छुपा हुआ था तो यहाँ पर जीवॉन की और यूना की दोस्ती काफी बढ़ जाती है और वो एक दूसरे से मैसेज पर बातें भी करते हैं। अब उसके बाद दादाजी अपने पास यूना को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे काम से काफी खुश हूँ। अब नेक्स्ट टास्क तुम्हारा ये है कि तुमने इन सारे बॉयज को एक वेकेशन पर लेकर जाना है ताकि इनके बीच कुछ तो दोस्ती बढ़े। अब वो घर जाते ही जीवॉन को तलाश करती है। वो कमरे में नहीं था तो उसे कॉल मिला देती है। वो उसके पीछे ही आकर खड़ा हो जाता है, उससे कहती है क्यों ना हम सारी ट्रिप पर जाएं, लेकिन वो उसके सामने उसकी कॉल काट देता है और इग्नोर करता हुआ वहां से गुजर जाता है। अब उसके बाद वो जाती है अपनी फ्रेंड जायंग से मिलने। वहां पे उसके पास सिवो की कुछ फोटोज थी जब उसने वही गर्ल्स वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अब यहाँ पर यूना को एक शरारती आइडिया सूझता है। वो कहती है सिवो को मनाना तो अब कुछ मुश्किल काम नहीं। वो जाती है उसके मैनेजर के पास और उसे वही फोटोज दिखाकर ब्लैकमेल करने लगती है। कहती है कि आउट कर दूंगी, नहीं तो उसे हमारे साथ ट्रिप पर भेजने के लिए मनाओ। उसी टाइम पर ह्यूमन बेचारा एक प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंचा हुआ था कि प्लीज मेरा पूरा फेस ही बदल दो, मैं अब इस शर्म के साथ ये जिंदगी नहीं बिताना चाहता। लेकिन आगे से सर्जन उसे कहता है कि तुम्हें किसी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत नहीं है बल्कि एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। और इस टाइम पर जब ह्यूमन बेचारा देवदास बनकर फिर रहा था तो वो बहुत क्यूट नजर आता है। वेल अब यूना जाती है सीधी हेजी से मिलने के लिए। वो उसकी अच्छी फ्रेंड भी बन गई थी, लेकिन इतने दिनों से वो उसे कभी नजर नहीं आई थी। वो लोगों को अवॉइड कर रही थी। वो उसे समझाती है और उससे कहती है कि प्लीज हमारे साथ तुम भी ट्रिप पर चलो, अगर तुम आओगी तो जीवॉन भी मान जाएगा। और जीवॉन वो उस टाइम पर उन्हें बातें करते हुए देख लेता है। यूना को डांटता है कि तुम इतना भी गिर सकती हो और फिर कह देता है कि हेजी आए या ना आए मैं नहीं आने वाला। उधर ह्यूमन बेचारा तो नींद की गोलियां लेकर सो रहा था। अब उसे ट्रिप पर कैसे लेकर जाएं? उसे ले जाना तो इम्पॉसिबल लग रहा था। और इसी टाइम पर जीवॉन भी फायदा उठाते हुए यूना को चैलेंज कर लेता है कि अगर तुम इसे साथ ले जाओ तो फिर मैं भी चलने को तैयार हो जाऊंगा। तो अब यूना को भी आइडिया आता है। उसे एक दफा मैनेजर ने कहा था कि 2 बंदे इसे कमर पे उठा कर ले जाएंगे और वो उसे किडनैप भी करा लेती है। अब जब नाइट सूट में ह्यूमन की आंख खुलती है तो उस वक्त वो कहीं और नहीं बल्कि हवाओं में था, एक फ्लाइट पर। अब वो जितना चाहे नहीं बच सकता था। वेल अब फाइनली वो लोग ट्रिप पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनके बीच हारमनी कैसी लाई जाए। यहाँ पर यूना सबको बताने लगती है कि हमने कैसे एंजॉय करना है और किस तरह से हमने एक टीम वाली जैकेट्स भी पहननी है, लेकिन सब उसकी बातों को इग्नोर करके चले जाते हैं। अब सारे ही लोग वेकेशन पर अपनी अपनी लाइफ अलग अलग एंजॉय कर रहे थे। इस बात से यूना काफी डिस्टर्ब होती है। यहाँ पर एक दफा हेजी पानी में डूबने वाली होती है तो ह्यूमन जाकर दौड़कर उसे बचा लेता है। उसकी लेग में क्रैम्प था तो वो भी ठीक करता उसका मसाज करते हुए, लेकिन फिर बाद में ये कहता हुआ चला जाता है कि तुम्हारी जगह चाहे जो भी होता मैं ऐसे ही करता, ताकि उसका दिल टूट जाए और वो स्पेशल फील ना करे। अब यहाँ पर यूना ने सारों को एक जगह पर एनिमल फार्म में बुलाया था, लेकिन और तो कोई नहीं आता, सिर्फ जीवॉन वहाँ पर आता है। और यहाँ पर वो दोनों काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। उसे घोड़ों से बहुत डर लगता था तो जीवॉन उसकी हेल्प भी कराता है हॉर्स राइडिंग कराने में।
और उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि जायंग जो कि उनके साथ गई हुई थी, यहाँ पर सिर्फ वो उसके साथ काफी समय बिताता है और वो दोनों बहुत देर तक बातें भी करते रहते हैं। जबकि उधर हॉर्स राइडिंग करते समय यूना की मम्मी वाला नेकलेस गिर जाता है, वो उसे तलाश कर रही होती है, तो यहाँ पर वो नेकलेस जीवॉन को मिल जाता है। वो जैसे ही उसे दिखाता है तो यूना इतनी खुश हो जाती है कि खुशी के मारे उसे हक कर लेती है और वो दोनों इकट्ठे गिर जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर वो खोए रहते हैं लेकिन फिर एम्बैरस होकर इधर उधर भाग जाते हैं। जबकि उधर स्टेप मॉम अपने कामों पर लगी हुई थी। वो एक आदमी के पास जाती है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर था और इसी पर ही शक था यूना के डैड को कि यही उसका रियल फादर है और इससे मेरी वाइफ के रिलेशनशिप थे। वो जाती है और उससे यही बात करने लगती है लेकिन वो इनकार कर देता है। मेरा उसकी मम्मी के साथ कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यूना इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है और स्काईलैंड में रहती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। वो सोचता है ऐसी लड़की का फायदा तो उठाना चाहिए। जबकि उधर ह्यूमन के पास हेजी आती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें पता है हम बचपन में भी यहाँ पर वेकेशन मनाने एक दफा आए थे और यहाँ पर वो बेंच भी है जहाँ पर हम दोनों ने अपना नाम लिखा था। ह्यूमन का दिल बहुत धड़कता है ये सुनकर, लेकिन फिर भी वो उसे अवॉइड करने लगता है और कहता है इन चीजों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब थोड़ी देर बाद जीवॉन को भी बार बार वही मोमेंट्स याद आ रहे थे जो कि उसने यूना के साथ बिताए थे। अब यहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर जो शावर है उसका लॉक खराब है, लेकिन इतने में जीवॉन को याद आता है कि वो तो अपना फोन वहीं पर भूल गया था। वो तुरंत ही जाता है वो फोन लेने के लिए, लेकिन उसे लगा था कि अंदर ह्यूमन है। वो जाते ही दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर तो यूना थी। वो उसे देख तो नहीं पाता, लेकिन जैसे ही अंदर गया था उसने मार जरूर खा ली थी। अब वो काफी देर बाहर ही खड़ा रहता है। यूना बाहर निकलती है तो वो कहता है मैं नहीं चाहता था कि जैसे मैं अंदर गलती से घुस गया कोई और आ जाता। अब वो ब्लश करने लगती है, तुरंत ही जाकर फ्रिज से मिल्क लेकर पीने लगी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यहाँ पर तो राइस वाइन है। अब वो तो ड्रंक हो गई थी और यहाँ पर ड्रंक होकर उसने उल्टी सीधी हरकतें शुरू कर दी थी। सबसे पहला निशाना उसका यून संग था, जिसे वो 100 बातें लगाती है और उसकी कॉपी भी करती है कि वो किस तरह से सबके आगे पीछे मैडम मैडम करता रहता है। अब उसे इस हालत में जब सारे देखते हैं तो पता नहीं उनका क्या मन करता है। वो लोग भी वही जैकेट्स पहनकर आ जाते हैं और यहाँ पर सबने टीम वाली जैकेट्स पहन ली थी। वो सारे बहुत अच्छा समय इकट्ठे बिताते हैं, पार्टी करते हैं और ज्यादातर लोग वहाँ पर ड्रंक भी हो गए थे। अब ड्रंक होकर वो वहाँ पर गेम्स खेलना स्टार्ट कर देते हैं और जीवॉन पहले तो यूना को आई लव यू बोलता है और उसके बाद ह्यूमन को भी कह देता है। अब कुछ लोग तो इधर उधर जा चुके थे। यहाँ पर ह्यूमन ड्रंक होकर उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है जहाँ पर उसकी और हेजी की यादें थी। यहाँ पर हेजी भी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे किस कर लेती है। ह्यूमन उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगा था तो वो उसे रोकती है और कहती है क्या तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, किसी और को लाइक करूं? ठीक है, फिर मैं अब जीवॉन को लाइक करूंगी। जबकि उधर ड्रंक होकर जीवॉन और यूना दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। जीवॉन यहाँ ड्रंक होकर उससे किस भी कर लेता है। एक्चुअली जीवॉन को पता भी नहीं चला था कि कब वो यूना के लिए फीलिंग्स डेवलप करने लगा था, जो कि ड्रंक होकर उसकी सारी बाहर आ चुकी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही यूना उठती है उसे वही किस याद आती है। अब उसे खुशी भी हो रही थी और एम्बेरसमेंट भी, और पता नहीं थोड़ी थोड़ी वो अब भी बिटून थी। तो इसी हालत में जब वॉशरूम जाती है तो वहां जाकर गिर जाती है। अब वो बेहोश हुई पड़ी थी। सारे लोग परेशान होकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और पता चलता है कोई खास चोट तो नहीं लगी उसके सिर को, लेकिन हाँ उसकी टांग पर जरूर फ्रैक्चर आ गया है। अब उनका ट्रिप तो यहीं पर ही एंड होता था। सारे लोग अपनी अपनी चीजें पैक करने लगते हैं। अब जब वो लोग वहां से वापस आ रहे थे तो यून संग गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो यूना से बातें करता है। यूना उसे बहुत तंग करती है कि तुम्हें पता है तुम ड्रंक होकर कितने क्यूट लग रहे थे कल, और वो आगे से बस यही कहता रहता है कि मैडम प्लीज ये मेमोरी इरेज कर लें, और साथ ही साथ वो ब्लश भी किए जा रहा था। उसके बाद हमें एक और बात पता चलती है और वो ये थी कि एक्चुअली दादाजी को लिवर कैंसर है और उन्हें जल्दी से जल्दी ऑर्गन डोनर की जरूरत है। और यही बात वो लोग सोच रहे थे कि उनके साथ किसका ऑर्गन मैच कर सकता है। अब यूना जब घर आती है तो वो गिरने वाली थी। यहाँ पर जीवन उसे संभाल लेता है, लेकिन वो शर्मा जाती है और उसे अवॉइड करने लगती है। अब यूना की तो टांग पर फ्रैक्चर था, तो यहाँ पर से वो खुद उसके पास खाने का टेबल लेकर आता है और उसे पास बैठकर खाना खिलाता है। तो उसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है आजकल। अब यूना तो सेवो को बिल्कुल ऐसी नजर से देखती थी कि जैसे उसे बहुत अच्छा फ्रेंड मिल गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सेवो उसके लिए फॉल कर चुका है।
वेल अब जीवन का एक दफा आमना सामना होता है यूना से, तो वो दोबारा से शर्मिंदा हो जाता है और फिर हिम्मत करके उससे कहता है उस रात में बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था। यूना आगे से एक्टिंग करने लगती है, मैं तो बिल्कुल ब्लैक आउट थी, मुझे तो याद भी नहीं कि क्या हुआ है। अब एक दिन यूना हिम्मत करके बिस्तर से उठती है और जाकर जीवन के कमरे में झांक रही थी कि वहीं पर ही बाहर गिर जाती है। जीवन तो अंदर शॉक में बैठा था क्योंकि उसने अपना फोन चेक किया था और वहाँ की सेल्फीज के अंदर उसकी और यूना की बहुत सारी सेल्फीज थी जब वो ड्रंक थे। इतने में से वो उसे गिरा हुआ देख लेता तो उसे पकड़ के कमरे में लेकर आता है, उसका ख्याल रखता है और यहीं पर ही जीवन उन दोनों को इकट्ठे देखकर फिर से जेलस हो जाता है। अब यहाँ पर वो सर्वेंट के पास वही शर्ट देखता है जो कि लास्ट टाइम उसने ड्रंक होकर पहनी थी, तो वो उसे छीन कर ले आता है। उस शर्ट पर दाग था जो कि निकल नहीं रहा था। अब वो उसे बहुत सारे पैसे देकर उससे वो शर्ट ले लेता है कि प्लीज इसको दोबारा हाथ मत लगाना, ये शर्ट उसे बहुत प्यारी थी। जीवन एक्चुअली यूना को अवॉइड कर रहा था उस इंसिडेंट के बाद से, लेकिन जब भी वो उससे मिलने की कोशिश करता था तो देखता था या तो सिव या फिर हियोमिन उसके पास बैठे हुए होते थे। अब एक दिन हेजी यूना से मिलने के लिए आती है और इसी बीच वो मौका पाकर हियोमिन के कमरे में भी चली जाती है। वहां पर वो फोटो देखती है उनकी बचपन की, तो वो देख कर कहने लगती है कि अभी तक तुमने ये संभाल कर रखी है, तुम्हारी नजर में मैं हूँ क्या, तुम्हारे एक मरे हुए दोस्त की सिस्टर। अब ह्यूमन दोबारा से उसे अवॉइड करता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि जैसे ह्यूमन उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता है या उनका कोई ना कोई पास्ट तो जरूर है। वेल अब एक दिन जी वॉन आता है यूना के कमरे में, उसे वॉशरूम से कुछ आवाजें आ रही थी। वो जाकर देखता है तो बेचारी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, अपनी प्लास्टर वाली टांग को बजाकर किसी तरह अपना सर धोने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पर वो आता है और उसका हेयर वॉश करने में उसकी हेल्प करने लगता है। यूना को ये सारा कुछ बहुत स्पेशल लगा था। वो जब चला जाता है तो वो देखती है उसकी वॉच उसके कमरे में रह गई थी। जीवन बाहर देखता है तो हेजी बहुत ज्यादा सैड नजर आ रही थी। उसे पता चल जाता है ह्यूमन ने इसे दोबारा से हर्ट किया होगा। वो जाता है और ह्यूमन को गिरेबान से पकड़ लेता है कि आखिर तुम क्यों इस बेचारी को इतना टीज करते हो। वो उन दोनों को लड़ने से रोकती है, कहती मैं ह्यूमन की वजह से और नहीं रोना चाहती। जीवन, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे अपनी लाइफ में? और बस उसी टाइम पर ऊपर से आई यूना भी ये सारा कुछ सुन लेती है और वो जो जीवन को शायद अपना दिल दे बैठी थी, उसे लगता है कि मुझे अपनी फीलिंग्स दबानी ही पड़ेंगी। अब हेजी तो वहां से चली गई थी। जीवन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पर यूना घड़ी वापस करते हुए उससे कहती है तुम आज बहुत खुश हो गए क्योंकि इतने अरसे से तुम तो हेजी को लाइक करते थे और आज उसने खुद तुमसे अपनी लाइफ में आने को कहा है। वेल अब इस टाइम पर लग रहा था कि तीन लोग बहुत हर्ट हैं। खुद यूना का भी दिल टूटा था और जीवन, उसे हेजी से हमेशा हमदर्दी थी, उसे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी। उनके बीच हमेशा एक दर्द वाला रिश्ता रहा था। जब भी कोई मुश्किल में होता था एक दूसरे को संभालता था और ऐसे बस बेस्ट फ्रेंड्स करते हैं। जबकि हेजी ने भी उसे दिल से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं किया था, वो तो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट लेकर आ रही थी ह्यूमन का। इतने में यूना की फ्रेंड उससे कहने लगती है कि देखो हेजी ने उसको प्रपोज किया है, लेकिन हो सकता है कि वो हेजी को ना लाइक करता हो या फिर किसी और को लाइक करता हो। अब यहाँ पर यूना ने नेट पर सर्च किया था और वो यही फैसला करती है कि वो जीवन को टेस्ट करेगी। उसे ये पता चला था कि अगर लड़का आप पर कभी गुस्सा ना करे तो इसका मतलब है कि वो आपको लाइक करता है। अब वो जानबूझकर उसे टीज करती है, कभी कोई चीज दे मारती है तो कभी उसकी चीजें खराब करने लग जाती है। पहले तो वो 2-3 दफा खुद को शांत रखता है, लेकिन उसके बाद जब वो देखता है कि उसने स्टोर रूम में उसकी सारी चीजें बर्बाद कर दी हैं, तो वो ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लग जाता है और फिर आकर उसके कमरे में उसके सर पर खड़ा होकर उसे बहुत डांटता है। वो बेचारी मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है कि मैं तो एक पेशेंट हूँ और तुमने इतने दिन मेरा ख्याल भी नहीं रखा और अब आकर मुझे डांट रहे हो। देखा ह्यूमन और सिर्फ वो कितना मेरा ख्याल रखते हैं। उधर ह्यूमन, वो तो हेजी को लेकर बहुत परेशान था, उस पर चोरी चोरी नजर भी रखता था। उसे पता चलता है कि वो अपना घर छोड़ चुकी है क्योंकि उसके डैड पर एक केस बना है जिसकी वजह से उसका घर उससे छिन चुका है। अब जीवन हेजी को भी अपने साथ लेकर स्काईलैंड में आ जाता है और जिस तरह से हेजी ह्यूमन को इग्नोर कर रही थी उसे काफी गुस्सा आता है। वो जाता है जीवन के कमरे में उसकी फेवरेट कार को बर्बाद कर देता है। ये सारा कुछ यूना करते हुए उसे देख लेती है और उसे पकड़ लेती है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी नॉटी बच्चे को पकड़ा हो। वो समझ चुकी थी कि ये सारा कुछ वो सिर्फ और सिर्फ जेलसी में कर रहा है। इसका मतलब है ये हेजी इनके लिए फीलिंग्स रखता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि वो मैडम ह्वाजा जिससे ग्रैंडपा की शादी हुई थी, वो हमेशा कुछ मिस्टीरियस सी दिखाई देती थी, और यून संग भी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो यून संग की मम्मी है। दूसरी तरफ यूना को दिखाते हैं, वो सिवू के पास आती है। वो शर्माते शर्माते उसे अपनी नई एल्बम देता है जो कि कल ही लॉन्च होगी। वो सबसे पहले वो उसे ही दे रहा था क्योंकि एक्चुअली उसने उसी को ही माइंड में रखकर ये सारे गाने गाए थे। वो उसे यही गाना गाने को कहती है, तो वो जब गाना गाता है तो ऐसे पता नहीं क्यों यूना को भी फीलिंग आ रही थी कि जैसे ये गाना शायद उसी के लिए लिखा गया है।
लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि मैं इस काबिल कहाँ। उधर जीवन आज जब घर वापस लौटता है तो वो यूना के लिए उसके फेवरेट स्नैक्स लेकर आया था और उससे कहता है कि अब मुझसे गिला मत रखना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आता। अब यूना को आज पता चलता है कि यून संग उसे हॉस्पिटल नहीं लेकर जा सकता, तो वो जाती है जीवॉन के पास और उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे ले जाओ। वो पहले तो बहुत बहुत नखरे दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं, लेकिन फिर इन दी एंड मान भी जाता है। उधर यून संग आज लेकर गया था अपनी मम्मी को कहीं पर, क्योंकि ग्रैंडपा का ऑर्डर था। यहाँ पर मम्मी साइड पर ले जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है तो हमें पता चलता है कि उनका रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और यून संग को शादी फिक्स होने से पहले पता भी नहीं था कि ये उसकी मम्मी है जिसकी शादी ग्रैंडपा से होने वाली है। वो बहुत अरसे से एक दूसरे से मिले भी नहीं थे और बहुत सालों पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा था। मम्मी तो बहुत दफा उससे बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन यून संग हमेशा खामोश रहता था या उनको इग्नोर करता रहता था। उधर जीवॉन आज जब यूना को लेकर जाता है डॉक्टर के पास तो पता चलता है उसका प्लास्टर रिमूव कर दिया गया है और वो फ्रीली मूव कर सकती है। वो बहुत खुश होती है। यहाँ पर जीवॉन भी उसे तंग करने के लिए कह देता है कि अब तो तुम पेशेंट नहीं रही, तुम्हारी सेवा मेरा फर्ज नहीं, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ। और फिर खुद ही गाड़ी लेकर चला जाता है कि तुम घर लौट आना। लेकिन जब वो देखता है तो उसका हैंडबैग गाड़ी में ही रह गया था। अब उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। उसे तलाश करने लगता है कि उसके पास तो किराए के पैसे भी नहीं होंगे। लेकिन अब यूना का नखरे दिखाने का टाइम था। वो पहले बहुत सारे नखरे दिखाती है, उसे सॉरी करवाती है और फिर जब वो खुद दरवाजा खोलता है तब आकर गाड़ी में बैठती है। अब वो उसे अपने साथ घुमाने फिराने भी लेकर जाता है। यहाँ पर यूना जब उसे जूस पीते देखती है तो उसे वही किस याद आने लगती है। यहाँ पर उनके बीच एक रोमांटिक सीन क्रिएट होता है। यूना उससे पूछने वाली थी कि क्या तुम किसी को लाइक करते हो, इतने में उसे हेजिन की कॉल आ जाती है और वो जल्दी में वहां से निकल जाता है क्योंकि हेजी को उसकी जरूरत थी। हेजी बहुत दुखी हो रही थी क्योंकि उसके डैड पर जो केस चल रहा था वो बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें अब पुलिस ने पकड़ लिया था और हेजी बेचारी के पास कोई भी रिश्ता नहीं बचा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि डैड को कैसे बचाए। ह्यूमन बेचारा तो आजकल बिल्कुल पगलाया रहता था। वो अपना गम भुलाने की और हेजी को भुलाने की कोशिशों में ही रहता था। उसे जब पता चलता है कि जीवॉन ने हेजी को रेस्क्यू किया इस सारे मौका पर तो वो फिर से गुस्से में आ जाता है। और तो और ह्यूमन के पास आकर हेजी ये भी कह देती है कि जब भी मुझे हेल्प की जरूरत होती है तुम तो फोन ही नहीं उठाते, हमेशा मेरी हेल्प को कोई आता है तो वो जीवॉन ही होता है। अब एक तरफ तो ह्यूमन अपसेट था हेजी और जीवॉन के करीब आने की वजह से, जबकि दूसरी तरफ यूना भी बहुत सैड नजर आती है क्योंकि जीवॉन ने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया कि बस पकड़कर घर चली जाओ और खुद वो हेजी के पास चला गया था। ये बात जीवॉन ने भी नोटिस करी थी कि वो इस बात से सैड नजर आ रही है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब से वो उठता है तो वो देखता है कि हेजी नाश्ते की टेबल पर बैठी हुई है और वो बिल्कुल रैंडम फिर रहा था और इस तरह से सुपरस्टार को इस हालत में देखकर वो काफी हैरान होती है। और तो और बॉयज का स्टफ घर में जगह जगह बिखरा हुआ होता था। अब हेजी के आने के बाद वो सारे लड़के ही शर्माने लगते हैं और अपनी चीजें समेट लेते हैं। मेड कहती है कि देखो यूना, जब तुम आई थी तब तो लगता ही नहीं था कि घर में कोई गर्ल आई है। ये सारे बॉयज बिल्कुल तुम्हें एक टॉम बॉय की तरह ट्रीट करते हैं। अब ये सुनकर यूना को भी अजीब फील होने लगता है और वो सोचती है कि मैं क्यों नहीं गर्लिश दिखती। यहाँ पर वो हेजी को देखती है तो वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी और बहुत क्लासी भी थी। तो अब वो भी फैशन पर जाकर थोड़ी बहुत रिसर्च करती है और खुद को ग्रूम करने की कोशिश में लगी हुई थी। अब जैसे ही वो बाहर आती है तो उससे वो उसे देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम वियर्ड क्यों हरकतें कर रही हो और ये कैसे कपड़े पहने हैं। अब बॉयज उससे इम्प्रेस होने की बजाय उसको वियर्ड बोल रहे थे, ये सोचकर वो और भी परेशान हो जाती है। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि नई वाली ग्रैंड मदर ग्रैंडपा को एक गिफ्ट देती है और वो था एक शर्ट का गिफ्ट। ये देखकर वो खुश तो हुए थे लेकिन कहीं ना कहीं परेशान दिखाई दे रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफी को एक दफा शॉपिंग करते हुए देखा था। वो तो एक टाई पसंद कर रही थी, इसी वजह से वो उस पर शक करने लगते कि कहीं ये मेरे से चीट तो नहीं कर रही। उधर हेजी काफी परेशान थी। उसके डैड से उसकी मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी। पुलिस वाले उसे अंदर नहीं जाने देते थे और ये बात ह्यूमन को पता चल जाती है और वो इनडायरेक्टली अपने एक फ्रेंड से कहकर उसकी बहुत हेल्प करा देता है। लेकिन हेजी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं चाहिए और इसीलिए वो बिल्कुल खामोश हो जाता है और शांति से जाकर उसके घर की चाबी दे देता है जीवॉन को और उससे कहता है कि इसका जो भी सामान उठाना है, इसकी हेल्प करनी है वो तुम कर दो, कि मुझे देखकर वो मेरी हेल्प ही रिजेक्ट कर दे। अब जीवॉन हेजी को अपने साथ लेकर जाता है और वो अपना सारा सामान वहां से पैक कर लेती है जो कि उसकी डिजाइनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन हेजी ने एक बात फील की थी कि जीवॉन यूना के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर रखता है। वो जब भी उसकी बात करता था तो उसकी आईज चमकने लगती थी। आज जीवॉन उसके लिए एक गिफ्ट भी खरीदता है। वो सोचता है कि उस दिन मैंने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया था, कंपनसेशन दूंगा। जबकि उधर जब घर पर यूना को पता चलता है कि वो दोनों इकट्ठे कहीं बाहर गए हुए हैं तो वो भी सैड हो जाती है और ह्यूमन को अपने साथ बिठा लेती है कि मेरा अकेला खाने
जाने को मन नहीं कर रहा। यहाँ पर ह्यूमन को जैसे पता चलता है कि हेजी और जीवॉन इकट्ठे गए हैं तो वो भी क्यूरियस होकर उससे बातें करने बैठ जाता है। अब यहाँ पर जीवॉन का बहुत मन तो कर रहा था कि वही गिफ्ट जो उसने खरीदा है वो यूनहा को दे दे, लेकिन वो बहुत वियर्ड एक्ट कर रही थी और उससे फासला रखने की कोशिश कर रही थी कि जैसे वो उसके और हाजी के दरमियान में ना आ जाए। तो अब हेजी यूनहा के ही कमरे में रहती थी तो एक दफा मौका पाकर उससे कहने लगती है कि तुमने अपनी फीलिंग उससे कन्फेस की थी। जीवॉन ने कोई जवाब दिया। वो आगे से कहती है जवाब की क्या जरूरत है, मैं उसका मन पढ़ सकती हूँ, वो भी मेरे लिए वही फीलिंग्स रखता होगा। वो इतनी श्योर थी कि ये सुनकर यूनहा बेचारी का दिल टूट जाता है। जबकि उधर ग्रैंडपा ने आज यून संग को ऑर्डर कर दिया था कि मेरी वाइफ पर नजर रखो, वो जहाँ कहीं भी जाती है कोई सस्पिशियस हरकत करती है मुझे सब रिपोर्ट चाहिए। जबकि उधर घर पर हेजी ने एक दफा यूनहा का ड्रेस पहना हुआ था। ह्यूमन को लगता है कि ये यूनहा है और सारे बॉयज उससे कितने फ्री थे। वो जाकर पीछे से उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कह रहे तुम इतने दिनों बाद ऑरेंज खाती हुई दिखाई दे रही हो। और जब पता चलता है कि वो हेजी है तो वो नर्वस हो जाता है और हेजी भी वहां से निकल जाती है ये सोचकर कि ये दोनों इतने क्लोज हैं। अब वो जीवॉन के साथ कहीं बाहर जा रही थी। जीवॉन यहाँ पर अपने कमरे में खड़ा था कि ऊपर से यूनहा आ जाती है। उसके हाथ में वही गिफ्ट देखती है तो उसे लगता है कि शायद ये हेजी को देने के लिए जा रहा है। वो बहुत सैड हो जाती है और खामोशी से वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद यूना को मिस्टर जिन मिलने के लिए आते हैं जो कि उसके नकली डैड थे। वो बेचारी ये सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन उसे बचपन में याद था कि उसकी मॉम और मिस्टर जिन काफी क्लोज हुआ करते थे और वो एक ही डोजो क्लब भी चलाते थे। लेकिन ये सब कुछ सुनकर फिर भी वो बहुत अपसेट हो जाती है। जबकि उधर हेजी वो आज जीवॉन से कहती है कि मैंने यूनहा को कहा है कि तुम भी मेरे लिए ऐसी फीलिंग्स रखते हो जैसी मैं तुम्हारे लिए रखती हूँ। लेकिन जीवॉन उससे क्लियरली कह देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, शायद तुम गलत एंगल से देख रही हो, मैं सिर्फ तुम्हारी केयर करता हूँ लेकिन तुमसे लव नहीं। उधर यूना शॉक में थी और उसने मिस्टर जिन को घर से निकाल दिया था। और वहीं पर ही जीवॉन उस टाइम पर वापस आता है और उसे मेड के थ्रू पता चलता है कि यूना बहुत अपसेट हो गई है अपने नए डैड को देखकर। वो उसे फॉरन कॉल्स मिलाने लगता है लेकिन उसका नंबर भी नहीं लग रहा था। यूना बहुत अपसेट थी और घर से बाहर निकल चुकी थी। जीवॉन उसे जगह जगह तलाश करने लगता है और फाइनली उसे ढूंढ ही लेता है। वो अपनी मम्मी के मेमोरियल पर गई हुई थी। यहाँ पर वो बहुत रोती है जब जीवॉन को देखती है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे हर सैड और डाउन मोमेंट पर तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अब यहाँ पर यूना उसे बहुत सारी बातें शेयर करती है और यहाँ पर जीवॉन भी उसे बहुत सारी बातें बताता है। वो दोनों ही एक तरह से एक ब्रोकन फैमिली से थे तो वो एक दूसरे की फीलिंग्स भी समझ सकते थे और दोनों ने अपना बचपन गरीबी में गुजारा था। जबकि जीवॉन मौका पाकर हेजी के पास जाता है और उससे कहता है कि आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल हैं ही नहीं। ना मैं तुम्हें चाहता हूँ और ना ही तुम सिर्फ अपने हार्ट का वो गैप फिल करना चाहती हो जो कि ह्यूमन की वजह से आया है। और रियलिटी भी वाकई यही थी। ह्यूमन भी उन दोनों की ये बातें सुन लेता है और उसे वो पुराना टाइम याद आने लगता है जो कि उसने हेजी के साथ बिताया था। उधर मिस्टर जिन आज मिलता है आकर जीवॉन से। उसने देखा था कि उनकी बेटी अक्सर इसके साथ फिरती है तो वो यही कहने लगता है कि मैं उसका डैड हूँ और उसे खुशियाँ देना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। जीवॉन को बहुत बुरा फील होता है। वो सोचता है कि यूना को किसी शक्ल में कोई तो खुशी मिलनी ही चाहिए। वो कुछ पैसे मिस्टर जिन को ट्रांसफर कर देता है और कहता है कि अपनी बेटी के साथ एक दिन अच्छा सा दिन बिताओ। जबकि उधर यून संग ने अपनी मम्मी पर नजर रखी हुई थी, ग्रैंडपा की वाइफ पर। वो देखता है कि वो सीक्रेटली किसी आदमी से मिल रही है, लेकिन ये कोई पर्सनल मीटिंग नहीं थी। वो सारी बातें सुनता है तो अंदाजा होता है कि वो शेयर्स खरीद रही हैं और किसी न किसी तरह से वो दादाजी के बिजनेस पर कब्जा करने की कोशिशों में है। वो अपनी मम्मी को पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसकी मम्मी कहती है कि ये सारा कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, मेरे बाद ये सब कौन संभालेगा, मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। लेकिन यून संग कह देता है कि मुझे इस तरह की कोई पावर नहीं चाहिए जैसे आप सोच रही हैं। उधर यूना को एक दिन उसके नए वाले डैड कहीं घुमाने फिराने लेकर जाते हैं और खाना भी खिलाते हैं। यहाँ पर वो एक दफा साइड पर जाती है तो उसे शक हो जाता है डैड की हरकतों पर। उसने देखा था कि वो उसके हैंडबैग की तलाशी ले रहे थे। उसने तो बहुत कोशिश की थी अपना हार्ट उनके लिए ओपन करने की, लेकिन उसे लगता था कि ये शख्स इस काबिल नहीं, कुछ छुपा रहा है। यहाँ पर वो ये भी बता देते हैं कि मुझे जीवॉन ने ये सब के लिए पैसे दिए हैं और क्या तुम उसके लिए कुछ पैसे मांग सकती हो ताकि हम दोनों इकट्ठे एक अपार्टमेंट में रह सके। जबकि उधर हेजी बहुत सैड थी। वो बार में एक नए लड़के से मिलती है और बार में ही ह्यूमन का एक फ्रेंड बैठा हुआ था जो उसे ये सारी रिपोर्ट दे देता है। एक्चुअली वो लड़का बहुत फ्लर्ट टाइप का था और उसकी 2 नंबरियों की वजह से वो बहुत मशहूर था, इसीलिए ह्यूमन को हेजी की फिक्र होने लगती है। जबकि घर पहुंचते ही यूना जीवॉन से कह देती है
कि तुम्हें आइंदा ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं, मैं अपने मैटर्स खुद ही सॉल्व कर सकती हूँ, आइंदा मेरे डैड को कोई पैसा ना देना। और यहीं पर ही जीवोन को शक हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मिस्टर जिन ने कॉल करी थी और कहा था यूनहा तुमसे पैसे मांगने से शर्माती है, इसलिए उसने मुझे कहा है तुम्हें कांटेक्ट करने को, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं मिलकर अपनी बेटी को एक अपार्टमेंट लेकर देना चाहता हूँ। अब जीवोन चोरी चोरी जाकर मिस्टर जिन पर नजर रखता था और यहाँ पर वो उनका एक चाय का कप उठा लेता है ताकि उनके सलाइवा के थ्रू वो डीएनए टेस्ट करा सके। उधर से वो से एक दिन फैन गर्ल की शक्ल में स्टेप सिस्टर मिलने के लिए आती है और वो उससे ऑटोग्राफ लेती है। वो तो बहुत खुश थी कि इतनी गर्ल्स में से सेवो ने सिर्फ उसको दिया है, शायद वो बहुत सुंदर है, लेकिन एक्चुअली ऑटोग्राफ में उसने यही लिखा था कि यूनहा से नाइसली बिहेव किया कर। उधर ह्यूमन को दिखाते हैं, वो एक फ्लैशबैक को याद कर रहा था। एक्चुअली वो बचपन में जब हेजी के भाई के साथ खेल रहा था तो ह्यूमन की गलती की वजह से हेजी का भाई एक गाड़ी के नीचे आ गया था और वो तड़पता रहा था वहां पर। ह्यूमन बहुत डर गया था तो वो वहां से भाग गया और एंड टाइम पर आकर उसकी हेल्प भी ना कर सका, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उधर यूनहा दोबारा से मिस्टर जिन से मिलने के लिए जाती है जो कि उसे बुलाते हैं, लेकिन ऊपर से जी वॉन आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मैंने तुम दोनों का टेस्ट करा लिया है और जो भी रियलिटी है वो इस रिपोर्ट में है। लेकिन यहाँ पर यूनहा वो इन्वेलप खोलती ही नहीं है और कहती है कि मुझे अपनी मम्मी पर ट्रस्ट है, वो इस तरह के इंसान से कभी प्यार नहीं कर सकती। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है कि आइंदा मुझसे कॉन्टेक्ट ना करना मिस्टर जिन। उधर ह्यूमन आज हेजी के पीछे पीछे जाता है और उसे उस लड़के से बचा लेता है जो कि एक चीटर और प्ले बॉय था, लेकिन हेजी उसे यही कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो। लेकिन ह्यूमन का मन चाह रहा था कि वो उसके साथ ही वापस जाए, तो वो जानबूझकर ड्रिंक कर लेता है थोड़ी सी ताकि गाड़ी हेजी को चलानी पड़े और वो उसे साथ लेकर घर जाए। उधर सेवो के मैनेजर को एक कॉल आती है कि सेवो का एक स्कैंडल हमारे हाथ में है, वो उनसे पैसे मांगते हैं लेकिन वो उनकी कॉल को इग्नोर कर देते हैं। उसी टाइम पर जीवोन और यूनहा दोनों कहीं जा रहे थे। यहाँ पर जीवोन उसे आउटिंग के लिए लेकर जाता है और फिर उसके बाद उससे अपना लव कन्फेस करता है और कहता है कि ये गिफ्ट मैंने हेजी के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए लिया था, क्योंकि मेरी फीलिंग्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। और फाइनली वो दोनों किस करते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। अब वो दोनों घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही उनको एक मैसेज मिलता है और पता चलता है कि सारे सोशल मीडिया पर सेवो और यूनहा की फोटोज गर्दिश कर रही हैं। उनके बारे में यही कहा जा रहा था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। एक्चुअली वो दोनों तो सिर्फ फ्रेंड्स थे और उनकी फोटोज को कुछ ऐसा रंग दिया गया था कि वो एक कपल दिखाई दे। जी वॉन भी काफी गुस्सा करता है और यूनहा से कहता है कि तुम्हें इससे इतना क्लोज होने की जरूरत क्यों थी, हमसे तो हमेशा लड़के बात करती थी। लेकिन यूनहा भी कह देती है कि किसी को ना बताना डेट का, वरना दादाजी मुझे घर से निकाल देंगे। अब दादाजी के सामने सेवो भी और यूना भी दोनों कहते हैं कि सिर्फ एक स्कैंडल है, लेकिन दादाजी फिर भी कहते हैं कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, मैं तुम्हारे साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूँ। यहाँ पर उस बेचारी के साथ काफी जुल्म हो रहा था और इस बात पर सेवो भी दादाजी से प्रोटेस्ट करता है, लेकिन जीवोन वो तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है और उनको कह देता है कि आप हमेशा से अपने ताकत के नशे में रहते हैं, आप अपने पैसे और पावर सब कुछ खरीद सकते हैं, हमारी लाइफ्स भी, ये कभी मत सोचना। जबकि उधर जायंग वो आकर मिलती है सेवो से और सिर्फ वो एक ही फ्रेंड थी जो यहाँ पर उसका साथ देती है और कहती है कि अगर तुम वाकई मेरी फ्रेंड को डेट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। यहाँ पर सेवो को इतना जरूर पता चल गया था कि जायंग एक सिंसियर फ्रेंड है, उसे थैंक्स करता है लेकिन कहता है कि ये सब एक र्यूमर है। उधर यूनहा जीवोन को मनाने के लिए गई हुई थी और उससे यही कहती है कि मैं क्या करती, से वो इतना काइंड था, उसके साथ हंस के ही बात करनी थी और इस घर में वो एक इंसान था जो मुझे इंसानों की तरह ट्रीट करता था। उधर यून संग ने देखा था कि उसकी मम्मी के कैरेक्टर में कोई खराबी नहीं, बल्कि वो अक्सर अनाथ आश्रम जाती थी और वहाँ के बच्चे उसे मम्मी मम्मी बुलाते थे। उसे थोड़ी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एक्चुअली वो अपने बेटे के प्यार के लिए बहुत तरसी हुई हैं और उन्हें गिल्ट भी बहुत है, उनका बेटा उन्हें कभी मॉम नहीं बुलाता, इसीलिए वो यहाँ के बच्चों की हेल्प करती है और उनसे खुद को मॉम कहलवाती है। उधर यूनहा और जीवोन घर पर एक दिन चोरी चोरी इकट्ठे समय बिता रहे थे। यूनहा के लिए जीवोन ने बहुत अच्छा सा खाना बनाया था, वो खा रहे होते हैं कि ऊपर से सेवो आ जाता है और उसे देखते ही वो जीवोन को टेबल के नीचे छुपा देती है, क्योंकि घर पर डेटिंग तो अलाउड नहीं थी। इससे पहले कि वो निकाली जाए वो ये सारा कुछ छुपाने की कोशिश में थी। उधर डैड को भी मिस्टर जिन का पता चल जाता है, वो उससे मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन मिस्टर जिन पहले ही गुस्से में था। वो कहता है कि वो मेरी कुछ भी नहीं लगती, तुम कैसे घटिया इंसान हो, तुम्हें अपनी वाइफ पर ही भरोसा नहीं, हम दोनों सिर्फ इकट्ठे बिजनेस करते थे और मैंने उससे चोरी चोरी हमारा डोजो क्लब बेच दिया था, इसी वजह से वो मुझसे लड़ने के लिए आई थी। एक्चुअली मिस्टर जिन के घर पर ही आग लगी हुई थी और उसी आग में यूनहा की मम्मी की डेथ हुई थी और आखिरी टाइम में उनके हाथ में एक रिंग भी थी, जिससे लग रहा था डैड को कि वो उनसे बेवफाई कर रही हैं। पर मिस्टर जिन बताता है कि वो साथ वाले अपार्टमेंट से
एक लेडी को बचाने की कोशिश कर रही थी और ये उसी की रिंग थी जो कि उसने कहा था मेरे बेटे को दे दो, वरना मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। वो एक पवित्र लेडी थी। अब यहाँ पर डैड बहुत दुखी हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आने लगता है खुद पर कि मैंने यूना पर भी शक किया और अपनी वाइफ पर भी। उधर जी वॉन भी अपनी फैमिली लाइफ को लेकर काफी डिस्टर्ब था और यही सोच रहा था कि मेरी मम्मी आखिर मेरे डैड को कैसे जानती थी, ये दोनों कैसे मिले, हमारी क्या हिस्ट्री थी। और डैड फिर यूना से मिलने के लिए आते हैं और यहाँ पर वो उससे सॉरी करते हैं और यूना पहले ही तरसी बैठी थी उनको माफ करने के लिए तुरंत ही माफ कर देती है और उनसे दोस्ती कर लेती है। और फिर डैड घर आकर अपनी दूसरी वाइफ को काफी डांटते हैं और उन्हें उसी रूम में बंद कर देते हैं जिसमें उन्होंने इतने अरसे यूना को रखा हुआ था। उधर ह्यूमन देखता है कि कल के दिन हेजी की बर्थडे है। वो काफी सेंटिमेंटल हो जाता है, उसे बचपन याद आ रहा था। उसने हेजी से एक दफा गिफ्ट देने का प्रॉमिस किया था लेकिन वो कभी भी उसे गिफ्ट नहीं दे पाया था। उधर मॉम एक दिन यून संग से कहती है कि तुम्हें देखा था तो तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती थी और एक्चुअली वो रेड कलर की टाई जो कि ग्रैंडपा शक कर रहे थे वो उन्होंने अपने बेटे के लिए ही खरीदी थी और वो यून संग को देखकर चली जाती हैं। जबकि ग्रैंडपा आज उनके सर पर एक पहाड़ी टूट जाता है जब वो देखते हैं बाहर एक जगह पर जी वॉन और यूना दोनों इकट्ठे खड़े हुए हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि मेरी नाक के नीचे ये दोनों डेट कर रहे हैं और मुझे पता ही नहीं है। और तो और प्यार कहाँ छुपाए छुपता है, यहाँ पर से वो भी उन दोनों को इकट्ठे देख लेता है जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं और वो यून संग के आगे आ जाता है ताकि यून संग को ये सब नजर ना आए, यूना और जीवोन बच जाएं और उनकी शिकायत दादाजी तक ना जाए। अब सेवो को सब पता तो चल गया था और वो हार्ट ब्रोकन भी हुआ था, लेकिन वो क्या करता, उसने खुद ही देरी की थी, कभी भी अपनी फीलिंग्स यूना को नहीं शेयर की थी। अब वो चीयर अप करता है और खामोशी से देखने लगता है कि वो और जीवोन इकट्ठे जिंदगी गुजारे। दादाजी अब यूना को बुलाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं। एक ऑफर उसके सामने रखते हैं, या तो तुम्हारा फ्यूचर या फिर जीवोन, एक को चूज कर लो। अगर जीवोन को चूज करोगी फिर भी मैं तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगा। यूं करो, पैसा लो और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने निकल जाओ, जीवोन को भूल जाओ, ऐसा समझो कि तुम कभी स्काईलैंड में आई ही नहीं थी। यूना ये सब सुनकर बहुत रोती है और सैड होती है। उधर दादाजी को भी पुराने दिन याद आने लगते हैं। उन्होंने जीवोन की मम्मी के साथ भी यही सलूक किया था। वो उनके घर पर जॉब करती थी पूरी फैमिली, और जैसे ही पता चला था कि वो उसके बेटे के साथ रिलेशनशिप में है तो उन्हें निकाल के बाहर फेंक दिया था। जीवोन के डैड ने अपने डैड से बहुत प्रोटेस्ट किया था लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी थी। यहाँ पर वो सोचने लगते हैं कि जीवोन भी अपने डैड की तरह से रिबेलियन निकला है। उधर ह्यूमन आज हेजी के पास जाता है उसकी बर्थडे पर, और वो वही पॉइंट पर बैठी हुई थी जहाँ पर बचपन में उन्होंने दिन बिताए थे। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ह्यूमन ने उसे बचपन में रिंग पहनाई थी और प्रपोज किया था। ह्यूमन अब उससे कुछ नहीं छुपाता और उसे सच सच बता देता है कि एक्चुअली मैं गिल्टी फील कर रहा था उस दिन तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ। मैं अगर उसे बचाना चाहता तो बचा सकता था, लेकिन बच्चा था, इतना सारा ब्लड देखकर डर गया और हेल्प टाइम पर नहीं ला सका। इसी गिल्ट की वजह से मैं वहां से चला गया और उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिला। अभी भी मुझे बस वही गिल्ट याद आता है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकता। मुझे लगा था कि चुप जाने से सारा कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, चुपने से कुछ सही नहीं होता। हे जी, मुझे लगता है कि मैं जितना भाग रहा हूँ उतना ही तुम्हारे ज्यादा करीब आ रहा हूँ। उधर यून संग आज जाकर दादाजी को रिपोर्ट करता है कि आपकी वाइफ के बारे में मैंने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, कोई हरकत सस्पिशियस नहीं है, उनका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा। दादाजी देख लेते हैं कि यून संग ने वही टाई पहनी हुई है जो कि उनकी वाइफ खरीद रही थी। उसके बाद यून संग को मम्मी ने मिलने के लिए बुलाया हुआ था। वो दोनों एक जगह इकट्ठे खाना खा रहे थे कि दादाजी भी ऊपर से आ जाते। उन दोनों को इकट्ठे देखकर दादाजी को हार्ट अटैक हो गया था। अब ये बात सारे लोगों को पता चलती है और सभी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, जबकि जो मिसेस थी उनकी वो यही कहने लगती है कि ये सब यूना की वजह से हुआ होगा, क्योंकि उन्हें जैसे ही जी वॉन और उसके अफेयर का पता चला तो उन्होंने दिल पर बहुत टेंशन ले ली। इसी वजह से वो आज हॉस्पिटल में है। अब यहाँ पर यून संग कंग ब्रदर्स को बताता है कि एक्चुअली दादाजी को डोनर की जरूरत है और सिर्फ वो का उनके साथ कोई मैच नहीं बनता, इसलिए जब तक डोनर नहीं मिलता उनकी लाइफ खतरे में रहेगी। यून संग तो यहाँ पर दादाजी की हेल्थ के लिए परेशान था, लेकिन उसकी मम्मी को यही फिक्र थी कि अब चेयरमैन की सीट पर कौन बैठेगा, ये तो पता नहीं कितने दिन कोमा में रहेंगे। वो यही कहने लगती है कि तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलवाओ मेरे ऑर्डर्स पर, और उसका यही माइंड था कि वो चेयरमैन को बदल देंगी। उधर जी वॉन जगह जगह यूना को तलाश करता फिर रहा था, लेकिन वो कुछ बताए बगैर वहां से जा चुकी थी। अब यहाँ पर जी वॉन को अपने मम्मी डैडी की पुरानी स्टोरी भी सारी पता चल जाती है कि किस तरह से उसके दादाजी ने ही उन दोनों को अलग किया था, और वो बहुत सैड हो जाता है। उधर ह्यूमन आजकल बहुत सीरियस हुआ था दादाजी के बिजनेस को लेकर, और उसने थोड़ी बहुत रिसर्च कराई थी और उसे ये पता चल जाता है कि जैसे यून संग का कोई ना कोई तो लिंक है उसकी नई वाली ग्रैंड माँ के साथ, और यहाँ पर वो अपना बिजनेस बचाने का फैसला करता है।
उधर मम्मी यून संग से मिलती हैं और जो भी शेयर्स उन्होंने अभी तक मैनेज करे थे वो सारे के सारे वो यून संग के नाम पर ट्रांसफर कर देती है और कहती है कि इस कंपनी का चेयरमैन तुम्हें बनना चाहिए। उधर सिव वो एक दफा जायंग से मिलता है और उसके थ्रू वो यूना का पता निकलवा लेता है। चोरी चोरी उससे मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मुझे सारी रियलिटी पता है कि तुम उस दिन दादाजी को देखने हॉस्पिटल में भी गई थी और उसी के बाद तुमने घर छोड़ा है। तुम्हारे और जीवोन के रिलेशनशिप का भी मुझे पता है। और हाँ, इतना बता दूं कि जीवोन आजकल बहुत अपसेट है। वो दादाजी को देखने के लिए भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ है और कहाँ गया है। यहाँ पर वो जीवोन से फिर मिलने के लिए जाती है और उसे सारी बात बताती है जो भी सबूत से वो तलाश करके लाया था। वो यही कहती है कि तुम्हारे दादाजी को बाद में बहुत गिल्ट हुआ था और उन्होंने तुम्हारे डैड को कुछ मैसेजेस किए थे और इन ईमेल्स के थ्रू पता चलता है कि वो कितने गिल्टी थे और माफी मांगते रहे थे। और फिर फाइनली वो उसे कन्विंस करने के लिए रेडी हो जाती है और जीवोन भी दादाजी को देखने हॉस्पिटल जाता है। अब उनकी लाइफ में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आ गए थे। वो तीनों भाई एक जगह पर इकट्ठे बैठे हुए थे। यहाँ पर उन्होंने जीवोन का भी टेस्ट कराया था कि शायद वो मैच कर जाए। यूना भी उनको आकर पीछे से चोरी चोरी देखती है। वो तीनों भाई बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे और दादाजी का सपना लगता है आज पूरा हो गया था। वो तीनों एक ही मिशन के लिए इकट्ठे खड़े थे। फाइनली यही पता चलता है कि जीवोन का उनके साथ लिवर का टेस्ट मैच हो गया है। अब उनको ट्रांसप्लांट करने के लिए जीवोन के लिवर की जरूरत होगी। जीवोन यूना से कहता है कि इस टाइम पर मुझे तुम्हारी बहुत हेल्प चाहिए। एक्चुअली उसे एनेस्थीसिया से एलर्जी थी और डॉक्टर्स ने बताया था कि उसकी लाइफ को भी रिस्क हो सकता है इस ऑपरेशन के बीच, लेकिन वो अपनी लाइफ को रिस्क देने को तैयार था। अब जब दादाजी कोमा में थे तो यूना अक्सर उनसे मिलने के लिए आती है और उन्हें रिपोर्ट देती रहती है कि किस तरह से आपका सपना पूरा हुआ है। ये तीनों बॉयज बिल्कुल शैतान थे, अब बहुत सुधर चुके हैं और पता है वो तीनों ही आपको हेल्दी देखना चाहते हैं। उधर हेजी वो भी आजकल अपना काम तलाश करने के चक्कर में थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजाइनर उसके पास आता है जो एक्चुअली ह्यूमन ने ही उसकी हेल्प करी थी। वो कहता है कि तुम मेरे अंडर काम कर सकती हो, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करूंगा। और उसे लगता है कि अपने सपनों हेजी को लगता है कि उसके सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन यहीं पर उसे ह्यूमन पर शक हो जाता है। वो उसे डिजाइनर से दोबारा बात करती है तो वो कहता है कि हाँ, ह्यूमन ने तुम्हारी सिफारिश जरूर की थी, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारा काम देखने के बाद तुम्हारे टैलेंट की बिना पर चूज किया है, इसलिए तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। जहाँ तक ह्यूमन की बात है वो केयर तुम्हारी जरूर करता है। अब ह्यूमन एक तरफ तो दादाजी की केयर करता था और दूसरी तरफ वो अपनी स्टेप ग्रैंड मॉम पर भी नजर रखता था। वो आजकल क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, उसे सब खबर थी। और तो और उसे यून संग पे भी पूरा शक हो चुका था। अब वो काफी गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर वो फैसला करता है कि कंपनी को वही टेक ओवर करेगा जब तक दादाजी ठीक नहीं हो जाते। बाकी दोनों भाइयों से भी वो उनके शेयर्स मांग लेता है और वो अपने पावर ऑफ अटर्नी उसे खुशी खुशी दे देते हैं। अब फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जिस दिन बैठती है उस दिन एक तरफ ह्यूमन था और दूसरी तरफ स्टेप ग्रैंड मॉम। इन दोनों का मुकाबला था। अब वो सारे शेयर होल्डर्स को यकीन दिलाता है कि मैं ही यहाँ का असली हायर हूँ और मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। और उसके बाद सारी बात अब शेयर होल्डर्स के हाथ में थी। जिसके ज्यादा शेयर्स वही कंपनी का चेयरमैन बनेगा। वोटिंग थोड़े दिनों बाद थी। अब ह्यूमन घर आ जाता है। आज हेजी उसका घर पर वेट कर रही थी। वो उसे देखती है तो रोने लग जाती है और यहाँ पर ह्यूमन भी जरा रेजिस्ट नहीं करता। उसे लगता है कि आपकी दफाई से खोया तो कभी नहीं पा सकूंगा। वो जाता है और उसे किस कर लेता है और कहता है मैं अब तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। उधर यूना जीवोन के साथ हॉस्पिटल में बहुत सारा समय बिताती है और जीवोन ने उसको अपने रिस्क के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो बस यही चाहता था कि जितना समय मैं यूना के साथ बिता लूं। और एक दिन वो उसकी एक विश भी पूरी करती है। उसने कहा था तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, तो वो हॉस्पिटल से भगा कर लेकर जाती और सारा दिन वो दोनों इकट्ठे बिताते हैं। और सी ऑफ के टाइम पर उन दोनों की आंखों में आंसू थे। वो दोनों सड़क के एक किनारे पर खड़े थे और यहाँ पर यूना और वो एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं और उसके बाद जाने से पहले जीवोन आकर उसे हक करता है, किस करता है और फिर चला जाता है। वेल, अब नेक्स्ट डे दादाजी की और जीवोन की सर्जरी थी। उन दोनों को थिएटर में लेकर चले जाते हैं, जबकि उसी टाइम पर एक बहुत क्रिटिकल मोमेंट था ऑफिस में भी। यहाँ पर वोटिंग चल रही थी। ह्यूमन बहुत डरा हुआ था, लेकिन इन दी एंड पता चलता है कि यून संग ने अपना सबसे भारी वोट वो दादाजी के हक में ही दे दिया है। ये सुनकर उसकी मम्मी शॉक्ड रह जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उसने साबित किया था कि वो नमक हरामी नहीं करने वाला। अब ह्यूमन ये सारा कुछ क्लियर करने के बाद हॉस्पिटल पहुंचता। दादाजी होश में आ गए थे, लेकिन जीवोन शॉक में चला गया था। इस सर्जरी के बाद से वो कोमा में था। यूना को उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो जाती है, उससे मिलती है और यही सोचती है कि वो उसके जागने का वेट करेगी। उधर यून संग भी दादाजी से सारी बातें क्लियर कर देता है कि उसका और उनकी वाइफ का क्या रिश्ता है। वेल, अब दादाजी आते हैं और यूना से कहने लगते हैं कि देखो जीवोन जागे, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें देखे।
और मुझे यह भी नहीं मालूम कि वो कब उठेगा और तुम कब तक उसका वेट करती रहोगी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम उसे छोड़कर चली जाओ। वेल, अब थोड़े दिनों बाद जीवॉन को होश आ जाता है और यूना को जैसे ही पता चलता है उसे तसल्ली हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। जीवॉन जब घर पहुंचता है यूना को तलाश करता हुआ तो मेड उसे बताती है कि वो रोजाना हॉस्पिटल जाती थी आपको देखने के लिए। तो अब जीवॉन किसी न किसी तरह से यूना को तलाश कर ही लेता है और उससे मिलने के लिए जाता उसे कहता है कि मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढता फिर रहा था, लेकिन यूना कहती है कि मैंने तो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारा यूज किया और अब पैसों के लिए तो मैं छोड़ के जा रही हूँ, मेरे लिए पैसा और मेरा फ्यूचर ही इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद वो उसे छोड़कर चली जाती है, लेकिन बाद में बहुत रोती है। लेकिन यहाँ पर से वो उसे सारी हकीकत आकर बता देता है कि वो कैसे तुम्हारे लिए तड़पती थी जब तुम बेहोश थे, और ये भी बता देता है कि सब ग्रैंडपा की वजह से हुआ है। वो जाता है और उनसे कहता है कि आपने वही किया ना यूना के साथ जो मेरी मम्मी के साथ किया, आप जरा भी नहीं बदले। और अब ह्यूमन की बारी थी, वो भी जाकर मिलता है यूना से और उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है और कहता है कि ग्रैंडपा की वेडिंग पर तुम ये छोड़कर भाग गई थी, मुझे बिल्कुल सूट नहीं करते, ना ही मेरे साइज के, इसलिए तुम ही पहनोगी। इसमें शायद वही सैंडल होंगे जो सिंड्रेला वाले थे। उधर जीवॉन आज यूना के डैड से मिलने के लिए जाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि एक्चुअली यूना की मम्मी ने जिस लेडी को बचाया था और उसके बेटे के लिए एक रिंग छोड़ी थी, वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जीवॉन ही था। अब डैड उसे मिलते हैं और उसे वही रिंग दे देते हैं और यहीं पर जीवॉन को याद आता है कि उन दोनों की मम्मी की एक ही डेथ डेट थी और वो दोनों फ्यूनरल पर भी मिले थे और यहाँ पर बचपन में उन्होंने वादा किया था कि वो बड़े होकर इकट्ठे होंगे। और अब वो दोनों इकट्ठे एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं। उन्होंने एक एक निशानी अपने बचपन की संभाल के रखी हुई थी जो कि मिलने पर उन्होंने वापस करनी थी और वही वो वापस करते हैं। यहाँ पर यूना ने सिंड्रेला वाले शूज भी पहने हुए थे और वो दोनों फैसला करते हैं कि वो लोग इकट्ठे जिएंगे इकट्ठे मरेंगे। जबकि दूसरी तरफ सेओ को दिखाते हैं, उसका मैनेजर छुट्टी पर जा रहा था और उसने यहाँ पर ट्रेनिंग पर मैनेजर जायंग को रख दिया था जो कि लगता है कि अब उसकी परमानेंट बन जाएगी। उधर हेजी और ह्यूमन वो दोनों भी हेजी के भाई की कब्र पर जाते हैं और ह्यूमन वहां पर उससे वादा करता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा, आज तक मैंने उसे बहुत दुख दिए हैं लेकिन आइंदा कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। उधर दादाजी ने भी इन दोनों के रिश्ते को अप्रूव कर दिया था, इवन के जीवॉन को प्रपोज करने के लिए रिंग भी उन्होंने ही दी थी। और फिर उसके बाद एक लास्ट सीन आता है जिसमें हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं। ये सारे लोग स्काईलैंड में बैठे हुए थे और सभी के सभी बहुत खुश नजर आ रहे थे और इसी के साथ ही ये कहानी खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।